अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। यूं तो ठंड थी, घरों में दुबक कर ही गुजरा होगा, लेकिन जो बाहर निकले किसी इवेंट के लिए उनका अच्छा गुजरा होगा। आपका वीकेंड कैसा मेरा गुजरा? वीकेंड बड़ा सुपर डुपर हिट किस्म का गुजरा। मुझे ऐसे लग रहा है मैं शुमाली इलाका जहां की सैर करके आई हूँ। हालांकि मैं एक ऐसे इलाके में गई थी जहां पे यूजुअली ज्यादा ठंड नहीं होती। हमारा जो आबाई इलाका है जेलम, उस साइड पे पहाड़ वगैरह है, इतनी ज्यादा धुंध होती है, ठंड नहीं होती। लेकिन इस बार जो ठंड ने तौबा कराई है, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा था मरी में वो बर्फ पड़ रही है, धूप का नामो निशान नहीं है और बहुत ज्यादा फूक थी। मतलब आपको बंदोबस्त करना पड़ता है। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी सर्दी का आगाज हुआ है। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां हो चुकी हैं, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमें वहां पर लेकर जाएं जहां स्नोफॉल हो रही है। विजुअल आपको दिखा रहे हैं शिमाली इलाका जात के, चूंकि यहाँ पर शदीद सर्दी है। जुजवी तौर पर मौसम आज भी अबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब हो, केपी हो, मैदानी इलाके हो या बलाई सिंध, यहाँ पर शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो लोग ट्रैवल करें वो अकॉर्डिंगली प्लान करें ट्रैवल को। खित्ता पोचोहार और कश्मीर, यहाँ पर सुबह के औकात में चंद मकामात पर धुंध से मुतालिक इतलात तो हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके नहीं नॉर्थ की साइड की हम बात करें वहाँ पर जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा मतला, और ठंड है और ठंड है काम में भी और मौसम में भी, दोनों में ठंड है। क्योंकि जब मौसम में होती है काम में वैसे ही ठंड हो जाती है। और वीकेंड की आप बात करें तो वीकेंड पे कुछ स्पेशल चीजें भी हुई हैं। एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश गुजरा है। इसके अलावा कुछ और अहम शख्सियात का यौम पैदाइश भी गुजरा है जिसका आप जिक्र कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्रिसमस भी था। हमारी मसीही बरादरी को हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। क्योंकि वीकेंड पे हमारा प्रोग्राम नहीं था तो हमने सोचा चलो मंडे को क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल। और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका कल यौम पैदाइश था और ज़बरदस्त तरीके से मैं कहूँगा कि हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और जो अच्छी खबरें हमारे पास हैं, एक तो हारिस रऊफ साहब, उनकी शादी की तकरीब, उनके जो निकाह की तकरीब है बड़ी वायरल हुई है जी। उनका जो फोटोशूट हुआ, जो वीडियो उनकी हुई, बड़ी ज़बरदस्त। छोटा फूट आपके छोटा फूट तो बहुत ज़्यादा वायरल वो हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा जी जो मेरी वाइफ है उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा अकाउंट आपको नजर आता है तो डोंट फॉलो दैट। उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है उनकी वाइफ का। और शेब में वैसे देख रही थी खबरें क्या चल रही हैं। खबरें चल रही हैं जनाब हारिस रऊफ की दुल्हन का लहंगा कितना महंगा था। भाई महंगा हो या सस्ता हो, पैसे उन्होंने अपनी जेब से देने, आपको क्या टेंशन है। मतलब लोगों के इंटरेस्ट की मुझे समझ में नहीं आती कि खबरें क्या चल रही हैं, लोग क्या दिलचस्पी ले रहे हैं। भाई शादी एक अच्छा इवेंट है, दो लोग रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं, एंजॉय करें, मुबारकबाद दें। बिल्कुल जी, मुबारकबाद भी दें उनको नेक तमन्नाएं उनके साथ, नेक दुआएं उनके साथ। अल्लाह उन्हें खुश और खुरम जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह ना खूबसूरत प्यारे प्यारे से लगते रहे जिस तरह वो अपने इस निकाह के इवेंट पे लग रहे थे। और जो बाकी प्लेयर्स ने शिरकत की सभी बड़े प्यारे लग रहे थे। वाइट वाइट सा ड्रेस, उनके डे फंक्शन था। चले बढ़ते हैं आगे। और अब हमारे पास, क्योंकि इससे पहले हमने बात मौसम की थी, तो मौसम की बात करते करते हम आपको जरा बाकी मुल्कों के मौसम का भी अहवाल बता देते हैं कि वहाँ पर भी अन्यवार ठंड पड़ रही है। अमेरिका, कनाडा, जापान, यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और बर्फानी तूफान है यहाँ पर, जिसकी शिद्दत इस वक्त भी जो है वो बरकरार है। बर्फानी तूफान से जो कनाडा है यहाँ पर मामलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। कई इलाकों में मवासलाती राबते मुनक़ता हुए हैं, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, बड़ी तादाद में परवाज़ें मनसूख हुई हैं और इसीलिए जो क्रिसमस की तकरीबात थी वो इस मौसम की वजह से वहाँ पर मुतासर हुई हैं। और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि शहरी घरों के अंदर रहें। अच्छा शुएब, आप क्योंकि उन ममालिक की बात करें, अमेरिका का आपने जिक्र किया, तो अमेरिका से एक ऐसी खबर है मेरे पास जो कि बहुत ही यूनिक है। वो इसलिए कि जनाब अमरीकियों की मौजें हो गई हैं। लॉटरी लगती है 1, 2, 3, 4 बार नहीं, पूरी 6 इकट्ठी लॉटरीज। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैसाचुसेट्स की बात है ये, अमेरिका में, जहां पे एक साबिक फौजी ने लाखों डॉलर्स मालियत की 6 लॉटरीज जीत ली हैं। और तकरीबन जो उन्होंने 6 टिकट्स लिए थे वो सारे के सारे उनके लग गए। और रकम कितनी आई है, तकरीबन 20 लाख डॉलर्स उनके हिस्से में आए, जिनमें से 5 लॉटरीज उन्होंने कैश करा ली हैं और एक लॉटरी जो है वो उन्होंने दोबारा एक जगह पे इन्वेस्ट कर दी, एक स्कीम में लगा दी कि चलो और पैसे आएंगे, बाकी की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। तो ठीक है ना, वो चाह रहे हैं कि अभी जो पैसा आ गया वो तो आ गया, लेकिन इन्वेस्ट इस तरीके से कर दो कि अगले कई साल तक ना पैसा मुसलसल उनके लिए जो है वो आता रहे। वो मुर्गी वाला हिसाब सोने का अंडा देती है, तो एक दफा काट लो, सारे अंडे निकाल लो, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक अंडा देती रहे। इन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अंडे आते रहे, गोल्ड के अंडे आते रहे, हाँ, कंटिन्यूसली अंडे आते रहे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं। और लेग स्पिनर शादाब खान, जिन्होंने T20 में एक और एजाज़ अपने नाम किया है,
शादाब खान एक साल में सबसे ज़्यादा T20 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में लेग स्पिनर ने हुबार्ट हरिकेन्स की नुमाइंदगी करते हुए 4 ओवर्स में 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। शादाब की 2022 में ली गई विकेटों की तादाद 61 हो चुकी है और रवां साल T20 में 60 विकेटों के साथ हारिस रऊफ दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अब शादाब ने इनको चेस कर ली है। आप खेल की बात कर रहे हैं शोएब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को भी याद कर लें जो आज हम में नहीं रहे, लेकिन हमारे दरमियान आज भी उनका काम मौजूद है। आज भी हम उनको याद करते हैं। दो बड़े शायर पाकिस्तान के, मुनीर न्याजी साहब और परवीन शाकिर, दोनों का आज यौम वफ़ात है और उनकी वफ़ात के दिन हम उनको भूल जाएं, ऐसा कैसे मुमकिन है। जब हम परवीन शाकिर की बात करते हैं, खुशबुओं की शायरा उनको कहा जाता था। उनका बड़ा खूबसूरत, वैसे तो कई अशार हैं जो बहुत मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा याद किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर जो कि अक्सर मौके पे बोला जाता है और वो ये कुछ यूँ है कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। 28 बरस बीत गए हैं उनको हमसे जुदा हुए। उमर मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इख्तिसार से कहा जाए तो परवीन शाकिर की शायरी का महवर मोहब्बत है, जो कायनात के अंग अंग में सरायत करती महसूस होती है। यही वो जज्बा है जिसके गिर्द परवीन शाकिर की निसाइयत, हिसासियत, इंसानियत, तन्हाई, कुर्ब मलाल, हुस्न रानाई, जज्बातियत वगैरह घूमती नजर आती है। यही जज्बा उनके तमाम मजमूआए कलाम में रचा बसा दिखाई देता है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई। परवीन शाकिर अपने ख्याल और फिक्र को पूरी वजाहत और दयानत के साथ बयान करती हैं, चाहे मामलाते इश्क हो या कारोबार मुआशरत व सियासत। जब वो खामा फरसाई करती हैं तो किसी किस्म का इबाम और उलझाव नहीं छोड़ती। लिताफत, शोखी, ख्याल का जमाल और एहसास की नाजुकी भी निसाइयत की तमाम तर हुस्न और दिलकशी के साथ परवीन शाकिर के यहाँ जलवागर हैं। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। परवीन शाकिर के उसलूब की असरगीरियत का दायरा इस कदर वसी है कि आज भी उनसे इस्तेफादा किए बगैर गुजारा नहीं। उनकी मकबूलियत खास आम में यकसां है। यही वजह है कि उनके कलाम को वक्त के मशहूर गुलकारों ने गाकर अमर कर दिया। परवीन शाकिर, उनका यौम वफ़ात, आज हम उसका जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम मुनीर न्याजी साहब को याद करें यूँ तो कई शेर उनसे मंसूब, लेकिन गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझको खोया नहीं, उनको भी याद करते हैं। उनसे मुतालिक भी हमारे पास रिपोर्ट है। 16 बरस बीत गई यूँ कल की बात लगती है। मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट है, देखते हैं। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से लबरेज जज्बात के तर्जुमान मुनीर न्याजी मुनफरद मिजाज के शायर थे, जिनकी शायरी ने हर दौर में अपना जादू जगाया। वो 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए और साहिवाल को अपना मस्कन बनाया। शेर सुखन के उफक पर नमूदार हुए तो मुनफरद उसलूब से दुनिया अदब को मुनव्वर कर दिया। मुनीर न्याजी ने जिन एहसासात को अपनी शायरी में ढाला, उनका ताल्लुक किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से है। उन्होंने नई फजा, नए लहजे और नए अंदाज से शेरी रिवायत में जिद्दत पैदा की और अपने हम असर शायरों में मुमताज ठहरे। उनकी शायरी लतीफ जज्बात का इजहार है, जिसमें माजी के गुमशुदा मनाजिर और रिश्तों से इनहराफ का कर्ब नुमाया है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो वुसअत के कायल हैं, इसीलिए तो चांद, सितारे, फलक, सहरा, सूरज और खला जैसी इलामात का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पंजाबी में भी शायरी की। कुछ ऊंज भी रावां अखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण
इम्तियाज से नवाजा गया, मगर उनका असल अवार्ड उनके करोड़ों मद्दाहों का प्यार है, जिनके दिलों में आज भी वो जिंदा है। जनाब उन लोगों को याद कर रहे हैं जो हमसे बिछड़ गए, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम के स्टार्ट में हम मौसम की बात कर रहे थे, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, तो सर्दी का तोड़ करने की हम कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि डाइट ऐसी लें, खुराक ऐसी लें जिससे हमारी बॉडीज़ वार्म रहे, हम ठंड की शिद्दत से बच सकें। वैसे तो शुमारी इलाका जात में ज़्यादा खुश्क मेवा जात खाए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर इलाके में रहने वालों के लिए ड्राई फ्रूट्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं। और वैसे भी जब हम बैठे होते हैं ना सर्दियों में, थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाहे वो बादाम हो, पिस्ते हों, अखरोट हो, या किसी को किशमिश पसंद होती है, व्हाटसोएवर यू लाइक, आप उसको बस लगे रहते हैं पूरा दिन। और आपकी कोशिश ये होती है, इवन मेरी भी ये कोशिश होती है कि पूरा दिन आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें, मुंह भी चलता रहे, बॉडी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे। और वैसे ये जो मज़ेदार किस्म के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नॉर्मली हम गर्मियों में नहीं खाते, सर्दियों में खाने का मकसद यही होता है कि आपके जिस्म को थोड़ी सी हीट मिलती रहे, आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो ठंड को बर्दाश्त करने की। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा मांग बढ़ गई है इनकी, इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद उस्मान ने, आपको दिखाते हैं। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात को कुदरत का बेहतरीन तोहफा कहा जाए तो गलत ना होगा। खुश्क मेवाजात नाकाबिले यकीन हद तक ग़िज़ाइयत से भरपूर और ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब हैं। सर्द मौसम की आमद के साथ ही बाजारों में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चलगोजे, किशमिश, इंजीर और दीगर खुश्क मेवाजात वाफर मिकदार में नजर आते हैं। सर्दी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता, गर्मी में ये चीजें नहीं बिकता। बस आजकल तो मूंगफली और चने ज्यादा चलता है, खजूरें चलता है। शहरियों को जब झाड़े के मौसम में सर्द हवा लगती है तो अपनी तलब और जरूरत के तहत खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख करते हैं। चलगोजा काफी महंगा भी है, चलगोजा हमें पसंद है। यहाँ पे अंजीर ज्यादा पसंद है, अंजीर लेंगे। और मलोक जो काले वाला होता है। महंगाई भी है लेकिन फिर भी ज़रूरियात है, सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है, तो उस हिसाब से ये लाजमी लेना पड़ता है। मुझे इसमें पिस्ता और काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। कुदरती मदाफियत से भरपूर खुश्क मेवाजात को अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत के बायस सुपर फूड का दर्जा भी दिया जाता है। ये तो बात थी ड्राई फ्रूट्स की। अब जरा बात हम करते हैं कपास की। अब कपास की बात करने के लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसराइल, और ख़बर वहाँ से है कि गांव है वहाँ का, और वहाँ पर जो कपास की बाकियात मिली वो 7200 साल पुरानी हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान, यानी जहाँ पर आज पाकिस्तान है, बिकॉज ज़रा 7200 साल पहले पाकिस्तान नहीं था, लेकिन इस सरजमीन की कपास वहाँ पर पहुँची थी इसराइल में। अमरीकी और इसराइल की यूनिवर्सिटी ने अपनी तहकीक में ये कहा है कि ये कपास पाकिस्तान से इसराइल तिजारत के ज़रिए पहुँची थी। इसराइली यूनिवर्सिटी और इस तहकीक के एक मुसन्निफ ने कहा कि तारीखी शवाहिद ये बताते हैं कि इसराइल में पाए जाने वाली ये जो कपास, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सरजमीन से है। तो उस वक्त में 7200 साल पहले कपास यहाँ की पहुंची वहां पर। दैट शोज व्हाट, एक तो ये कि कपास कितनी पुरानी यहाँ की, और दूसरा ये कि अभी तो हम कपास उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। चंद साल पहले हम करते थे, लेकिन अभी दोबारा से अगर हम उस समत में चल पड़े तो फिर से ये जो हमारी सरजमीन है ये कपास एक्सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल शेब, अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे वैसे तो हम जा बजा देखते हैं, लेकिन एक क्योंकि आप कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारी, क्योंकि हम ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत पे इन्हिसार है, तो कपास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि कपास से ज़ाहिर है कपड़ा बनता है, पूरा एक साइकिल होता है, तो कपास की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है। और क्योंकि आप बात करें कि पाकिस्तान में किस तरह 7000 पहले थी कपास, और अभी इसराइल की बात कर रहे हैं, तो ये मैं जो कुदरत के करिश्मों का जिक्र कर रही हूँ, एक करिश्मा ऐसा भी है जो वैसे तो हमें जा बजा नज़र आते हैं। हम एक फ्रूट को भी काटते हैं तो हमें उसमें भी अल्लाह ताला की शान नज़र आती है कि एक मिट्टी से उगने वाली चीज़ में इतनी मिठास कैसे आ जाती है, और वो चीज़ें इतनी खूबसूरत कैसे बन जाती है। एक ही मिट्टी होती है और कितने मुख्तलिफ फूल, कितने मुख्तलिफ फल होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे मैं बात ना इंसानों की करी ना फलों की करी, मैं बात करी हूँ मेंढक की। एक ऐसा मेंढक जिसका नाम होता है ग्लास फ्रॉग, और इसकी खुसूसियत ये होती है कि अपने सुर्ख खुलिये सोते हुए अपने जिगर में छुपा लेता है, और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मतलब आप इसकी हड्डियां भी देख सकते हैं, देखिए हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे।
तो ये अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान बनाए, इस तरह बहुत सी मखलूक़ात बनाई हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें रखी हैं जो हमारे लिए अट्रैक्शन का बायस होती हैं। वैसे तो हम जा बजा देखते हैं, मेंढक हमें बहुत से नज़र आते हैं, लेकिन ये ख़ास किस्म जो है, ये सोते हुए जिस वक्त ये सो रहे होते हैं मेंढक, उस वक्त ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आप इनके जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियाँ भी देख सकते हैं, इनके जिस्म के अंदर का जो मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया वो भी देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है। ज़बरदस्त जी। चलें, एक खबर और है हमारे पास, थोड़ी साइंस से जुड़ी है। वैसे तो ये भी ज़ाहिर है साइंसदान ही तहकीक कर रहे होते हैं, लेकिन एक खबर हमारे पास और है, वो है कि साइंसदानों की एक टीम ने बिलवास्ता तौर पर जो अशिया उनको देखने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक तरीका ढूंढा है, नया तरीका क्वांटम कंप्यूटर्स और दीगर सिस्टम्स की पैमाइश को बेहतर बना सकते हैं। क्वांटम और क्लासिक की दुनिया को इकट्ठा करता है और हम अपनी आंखों के रेटिना में खुसूसी खुलियों के अंदर रोशनी के पेचीदा जो अमल है, इसके जरिए चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, तो हम कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि इस तरह के रुझान को बगैर किसी रोशनी की नकल किया जा सकता है। वैसे तो हम कहते हैं लाइट जहाँ से आएगी ज़ाहिर है तब हम देख पाएंगे, लेकिन ये एक नया तरीका उन्होंने जो है वो बहरहाल दरियाफ्त किया। तो लेट्स सी कि इससे किस तरह आप आगे चलकर फायदा हासिल हो वैसे सकता तो है। शुएब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे Thank होंगे, you. मुझे आपकी बात पे एतबार है 100%। आप जरा क्विकली शेयर कर लें कि आज हम प्रोग्राम में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या क्या सरप्राइजेज हैं हमारे पास। बिल्कुल कर लेते हैं। चले जी, सबसे पहले तो हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी ननी मुनी सी प्लेयर मौजूद होंगी और स्कॉश प्लेयर है महानूर अली, जो हमारी मेहमान बनेगी और वो हमें बताएंगी कि उन्होंने किस तरह से अभी रिसेंटली अक्टूबर में जो मलेशिया में हुई थी जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप वो अपने नाम की और किस तरह से मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। अंडर 11 इवेंट में ना सिर्फ ये कि सारे मैचेस जीते उन्होंने, बल्कि किसी भी गेम में उनको शिकस्त नहीं हुई। बहुत बड़ा एजाज उन्होंने अपने नाम किया है, कोई मैच नहीं हारी वो। तो कैसे कर लेती हैं ये आज हम उनसे जानेंगे। और इसके अलावा एक आम आदमी को इकबाल का फलसफा समझाने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है और क्या कोशिश हो रही है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद कमर इकबाल साहब, हमारे इकबालियात हैं, तो इकबाल से जुड़ा हमारा ये मौजू, ये सेगमेंट हमने सोच रखा है कि डेली करना है, चूँकि यही हमारा मकसद है कि हमने अपने हर छोटे बड़े को इकबाल से रोशनास कराना है। चूँकि अगर हम इकबाल को पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर ही शायद हमारी तख्लीकी जो सलाहियतें वो बेहतर होंगी, हमारी फ़िक्री सोच, हमारी नज़रियाती सोच जो है वो बेहतर हो सकेगी। और यही हमें करना है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस खत्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए। और इकबाल को समझने का मामला क्योंकि दिल से जुड़ा है, तो दिल की कुछ बीमारियों और मसाइल का भी जिक्र करेंगे। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, हार्ट अटैक का बायस कैसे बन सकती है और आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, इसके सारे मौजब बनने वाले जितने भी मुहर्रिकात होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसका तरीका इलाज क्या है, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में हमारे मेहमान होंगे एक ऐसे शख्स जो कि दिलों के तार से खेलते हैं ना, दिलों के तार छेड़ते हैं, यानी वो सिंगर हैं। तो हम मौसीकी रूह की ग़ज़ा है उसकी बात करेंगे और हसन बिन तारिक हमारे साथ मौजूद होंगे, कंपोज़र हैं, सॉन्ग राइटर हैं, तो वो बनेंगे आज मेहमान। लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक और फिर बढ़ेंगे अपने मेहमानों की तरफ, साथ रहिए। इंटरनेट का इस्तेमाल मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तरीके से करें, ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करेंगे। देखिए वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, ये जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि इस तरह के जितने भी यानी काबिल कदर लोग हैं उन्हें इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से हमने अपने हाथ को, अपनी ज़बान को यानी कंट्रोल में रखना है, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया हमारी ज़बान बन चुका है, हमारा ये हाथ बन चुका है, हमारा ये हथियार बन चुका है। जिस तरह गलत ज़बान इस्तेमाल करना, गलत तरीक़ाकार, गलत तरफ जाना करना वो शरीयत में मना है, इसी तरह इसका इस्तेमाल गलत जो है वो शरीयत में भी मना है। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह।
have the coin? Give it a flip. Head is the call. Heads is the call, And it is tail. and it is a tail. Good luck. Baba, you won the toss. What are you doing and why? We will bat first, because of which look like dry and good to bat on. So we are try to run on the bottom pressure. Difficult series, that England series. What would you like your team to improve on? We have a lot of things to do and discuss, but it's a new day, new series. So we are looking forward to the series and hope is the best. Karachi is Pakistan's favorite ground, and both tests now in Karachi. Is that an advantage? Definitely, Karachi is good for us, and we are looking forward to the match. And every day is new day, so we will try to win this series. And what about your team combination today? So we have 3 changes, Imam is back, Sarfraz is back, and Mir Hamza is playing. Thank you and good luck. Tim, you come to Pakistan, big series, and your first series as Test captain. Doesn't get better than that, does it? Yeah, looking forward to it. Obviously a tough place to come, and we've been here for a long time, so we're looking forward to it. In terms of this series, did you watch that England series at all? Was there something that you picked up on? England were magnificent. No, I think England played some exceptional cricket in that series against a good Pakistan side, so we'll be looking to, I guess, put our best foot forward in this first test. Obviously not a lot of history to go back on because you've come after a long time. Just the data that you've collected, what do you think that you need to do to win a series there? I think when you come to this part of the world, the spinners are going to play a big part along with getting runs on the board. So yeah, hopefully, obviously, out here in the field first up, and we can make the most of that and have a strong first innings. What about your team? What combination are you playing? Bowling combination, let's go. We've got 3 spinners and 2 pace bowlers, and myself and Neil Wagner. So along with Ish Sodhi, Ajaz Patel, and Michael Bracewell. Thank you and Thank good you. luck. So the news out here in the centre is that Pakistan have won the toss, are having a bat. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और मैच जो ही स्टार्ट होगा तो जबरदस्त किस्म का मैच शुएब देखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को। जबरदस्त जी। ये तो बात हुई मैच की, अब जरा एक और खेल की बात करते हैं, स्क्वॉश की बात करते हैं। और स्क्वॉश में जो बच्चे नाम बना रहे हैं उनकी बात करते हैं। इस खेल को जितना एक्सप्लोर किया जा रहा है और जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये बड़ी ही एक हौसला अफजा बात है। तो आज पाकिस्तान की उभरती स्क्वॉश प्लेयर हैं महानूर अली, आज हमारी मेहमान बनी है। रवा बरस अक्टूबर में मलेशिया में होने वाली जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अपने नाम उन्होंने उस चैंपियनशिप को किया। और महानूर अली ने चैंपियनशिप के अंडर 11 इवेंट में ना सिर्फ ये कि सारे मैचेस जीते, बल्कि किसी भी मैच के किसी भी गेम में उन्हें कोई ज़्यादा शिकस्त नहीं हुई और बड़े ही अनबीटेबल किस्म की परफॉर्मेंस उनकी रही है। और अभी वो शायद यूके जाने वाली हैं, तो ज़रा पूछते हैं उनसे रूटीन क्या होती है उनकी और कौन कौन से इवेंट्स आगे आने वाले हैं। बेसिकली तो हम देख रहे हैं उनको कि बड़ी छोटी छोटी सी ना उनसे वाइब आती है, छोटी सी बच्ची है लेकिन इतना ज़बरदस्त प्लेयर खेल रही है। तो उससे पूछते हैं कि सीखा कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम महानूर अली है और मैं 6th क्लास में। And you are 10 years old, right? Yes, 10 years old. कब से खेल रही हैं स्क्वॉश? मैं 2 साल से। ओके। तो आप 8 साल की थी जब आपने खेलना शुरू किया? जी। कहाँ से सीखा? मैंने सीखा, मेरे बाबा मुझे ज़्यादातर कोचिंग कराते हैं। अभी तक मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा है। वाओ। और सीख तो मैं रही हूँ, हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है, टफ भी होती है, टांगों में जान भी चाहिए होती है, तो उस वजह से। अच्छा, शेफ सुन लो, टांगों में जान भी चाहिए होती है। तो फिर ये तो मैंने तो स्क्वॉश खेलनी नहीं है, वैसे मेरी टांगों में जान है। अच्छा, मुझे मानूर ये बताएं कि अभी आपका जो मलेशिया वाला इवेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यानी 11 इवेंट्स थे, कोई भी आपने नहीं हारा? वो तो है, वहाँ के प्लेयर्स बहुत टफ थे। वैसे वो भी सारे बहुत अच्छे खेल रहे थे। कितनी कंट्रीज के प्लेयर्स थे? एशिया की सारी कंट्रीज के प्लेयर्स थे। वाओ। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे, कुछ आइडिया? नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारा ड्रॉ जो था वो तो 168 का था। अच्छा, लेकिन अंडर 11 इवेंट में टोटल मैचेस कितने थे? टोटल होते हैं, पहले होता है फर्स्ट राउंड, ओके, देन सेकंड राउंड, प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी एंड फाइनल। और पाकिस्तान से कितने प्लेयर्स थे? पाकिस्तान से जस्ट 3 प्लेयर्स। ओके। एंड महानूर वाज अनबीटेबल। और वैसे बाकी किस मुल्क से प्लेयर्स को आपको देखकर लगा कि अच्छा ये टफ है, इनकी ट्रेनिंग जरा अच्छी है?
ज़्यादातर हांगकांग के प्लेयर्स बहुत टफ थे, मुझे लग रहा था लड़कियां ज़्यादातर, क्योंकि वो बहुत हर बॉल पिक करती है। और सिंगापुर की लड़कियां भी बहुत अच्छी थी, और भी मलेशियन भी। उनकी ट्रेनिंग जब मैंने देखी दैट वाज सो लाइक बहुत अच्छी थी कि मुझे समझ नहीं है ये लोग करते क्या है, ये इतना अच्छा खेलते हैं। और और सारे प्लेयर्स आपके एज फेलो थे? एज थे, वो तो एज कैटेगरीज के लिहाज से होती है आपकी ना। कैटेगरी क्या थी? अंडर 11। अंडर 11, ओके। सबसे मतलब नीचे वाली कैटेगरी। अभी पहली कैटेगरी में आप खेल रही हैं। जी, जी। और एक साल अभी और आप ज़रा इस कैटेगरी में खेल पाएंगी। जी। नेक्स्ट इवेंट यूके का है? जी, अभी 30 को मेरी फ़्लाइट होगी, मैं नेशनल टीम के साथ जाऊंगी। और मैं स्पेशल थैंक्स फेडरेशन को करना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नेशनल टीम के साथ जाऊंगी और इंशाल्लाह मैं ब्रिटिश जूनियर भी जीत के लाऊंगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगी। ये सबसे अच्छी बच्ची जिसने सबसे पहले फेडरेशन को अप्रिशिएट किया है। वरना प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, नाम बना लेते हैं, लेकिन थैंकलेस रवैया होता है उनका। शिकवा करते हैं। अब ये देखिए ना कि ज़रा फेडरेशन के बगैर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स फोरम्स के बगैर आप कर नहीं सकते। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू विल मेक योर वे, एंड द एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने अपना रास्ता बनाया, बना रही हैं। अब थोड़ी सी रूटीन बताएं अपनी, आपकी डाइट की रूटीन क्या है, आपकी स्टडी की रूटीन क्या है, आपकी प्रैक्टिस की रूटीन क्या है, हाउ डू यू मैनेज इट? प्रैक्टिस सबसे पहले उसमें 7 से 8 घंटे हमारी प्रैक्टिस होती है दिन में, वो शाम और सुबह में मतलब डिवाइड करके। और उसके साथ साथ जिम होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल फिटनेस। और डाइट के लिहाज से हम तो सुबह दूध, फिर शाम को सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स, बीच में मैच से पहले, फिर उसके बाद मैच के बाद मिल्क शेक। और खाना भी बहुत टाइट होता है। और ये इस सारी रूटीन में पढ़ने का टाइम कब मिलता है आपको? पढ़ने का तो होता है, पढ़ने का अभी तो छुट्टियां हैं। हाँ, छुट्टियां हैं तो मैं अभी होम स्कूलिंग कर रही हूँ। आप होम स्कूलिंग करती हैं वैसे? जी। आप स्कूल नहीं जाती? मतलब मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ब्रिटिश जूनियर आया, मलेशियन जूनियर आया, उस वजह से कुछ महीने के लिए मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। ये मैं जरा समझना चाहता हूँ। हमने उस दिन भी कुछ प्लेयर से बात की, उन्होंने भी कहा जी कि हम स्कूल नहीं जाते, क्योंकि जरा इवेंट्स उनके आते रहते हैं तो वो होम स्कूलिंग करते हैं। आप 6th क्लास में जी, और आप होम स्कूलिंग कर रही हैं, तो घर में कौन पढ़ाता है? घर में ऑनलाइन हमारी टीचर्स सारा सब कुछ सेंड करती है। अच्छा। और वो सब मैं कर रही होती हूँ। जितना भी टाइम फारिग मिलता है मोबाइल को छोड़ के पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें। अच्छा। इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम लोग यहाँ पे टीवी देखें, मोबाइल देखें। और मोबाइल का वैसे कितना टाइम होता है दिन में? टाइम लाइक जब भी थोड़ा सा भी फारिग टाइम मिले, हम यहाँ पर सोते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं। ओके, रेस्ट करते हैं। किस स्कूल में हैं आप? मैं तो पेशावर की स्कूल में थी, अभी तो कराची शिफ्ट हुए, तो इस वजह से होम स्कूलिंग कर रही हूँ। आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, ये क्या चक्कर है? पेशावर में रह के उर्दू इतनी अच्छी? ये कराची का इफेक्ट आया है? कराची का भी, और असल में स्कूल्स में भी हमें इंग्लिश इस तरह कुछ पढ़ाया जाता है, क्योंकि उर्दू अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं तो पठान हूँ, मेरी मम्मा पापा सब पठान है, लेकिन उर्दू स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये तो हमारी वो ज़बान है, कौमी ज़बान है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब चूंकि आप कराची चली गई, तो कराची के स्कूल से आपका ऐसा निज़ाम है कि वो आपको बता देते हैं कि आपने ये पढ़ना है, ऐसे होता है? कराची का स्कूल तो नहीं, कराची में तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गई हूँ। अच्छा, तो जो स्कूल है वो आप कराची का नहीं है? पेशावर का। अच्छा, स्कूल पेशावर का, ये आप कराची में, और यहाँ से आप टीचर्स बता देते हैं आपको कि आपने ये पढ़ना, पढ़ लेती हैं जी ऑनलाइन। तो पेपर्स हो तो फिर मैं अपनी क्लास टॉप करती हूँ, सोचे टीचर भी थोड़ा बेफिक्र होती है ना। और वैसे पेरेंट्स ज्यादा सपोर्ट किसको करते हैं कि अच्छा खेल रही हो बेटा ठीक है, या पढ़ाई पे ज्यादा जोर देते हैं? पढ़ना जरूर है, खेल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, खैर है। वो दोनों को मैनेज रखते हैं, कहते हैं पढ़ो भी और खेलो भी, क्योंकि दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो नंबर 1 बनेंगे। और यही मैं कहूँगा कि एक अच्छे पेरेंट की निशानी जो बच्चों को दोनों तरफ लेकर चल रहे हैं, कि पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस जितना किसी खेल पर। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं और 4 खेलते हैं। जो नहीं खेलता वो क्यों नहीं खेलता? वो सबसे छोटी है। बाकी सब भी स्क्वॉश खेलते हैं। वो नंबर 1 प्लेयर्स है। अच्छा। मेरी एक बहन 19 नंबर 1 है, दूसरी मेरे साथ फाइनल हारती है। तो नंबर 1 तो ना रही ना? हारती है फाइनल। नंबर 2 हो गई। क्यों हारती है वैसे वो? और क्योंकि उसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था ना। मैं पहले मेरा बड़ा भाई, फिर मेरी बड़ी बहन, फिर मैं, वो घर में बैठी रहती थी। तो फिर जब मैं आई, जब मैंने मलेशियन जूनियर जीता, उसने भी स्टार्ट किया। अभी वो भी इतनी अच्छी हो गई है माशाल्लाह, मेरे साथ ट्रेनिंग करती है और उसकी भी गेम मेरे लेवल तक आ गई है। अच्छा, बड़ी जल्दी उसने पिक किया है, इसलिए भी शायद बहन भाई इतना अच्छा खेलते हैं। इंटरनेशनल जो इवेंट है वो अभी तक एक ही आपने अटेंड किया, मलेशियन? जी, फर्स्ट इवेंट था मेरा और फर्स्ट ही जीत के लाई। और अभी आपने कहाँ जाना है? अभी यूके जाऊंगी, इंग्लैंड। और वो क्या इवेंट है? ब्रिटिश जूनियर
वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट सेकंड अंडर 11 कैटेगरीज आ रहा है, उसमें आप जा रहे हैं, कितने उसमें कितने मुल्कों से कितने प्लेयर्स आ रहे हैं? वो सबसे टफ होने वाला है मेरे लिए और मुझे अपनी ट्रेनिंग पे मतलब भरोसा है कि मैं जीत के लाऊंगी। उसके लिए ट्रेनिंग फिर आप कराची में ही कर रही हैं? कराची में अभी तो इस्लामाबाद फेडरेशन के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं। अच्छा। और अभी बस कुछ ही दिन है तो अभी टूर्नामेंट जा रहा है। आज भी मेरा मैच था 1 बजे, तो उस वजह मैं यहाँ पे क्या चल रहा है टूर्नामेंट? यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है PSF का। अच्छा, सर्किट 4। ओके। अच्छा महानूर, मुझे एक बात बताएं, बड़ी देर से मेरे जहन में घूम रही है कि आपने कहा कि आपकी एक रूटीन होती है ना, सुबह दूध पीना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, शाम को दूध पीना है। कभी ऐसे होता है कि बच्चे दूध पीने से भागते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के नूडल्स खाएं, बिरयानी खाएं, पराठे खाएं। कभी ऐसे होता है कि आपका जो दिल कर रहा है, आपने मुझे यही खाना है जो मैं चाहती हूँ, ये जो नेसेसरी है ये मैं नहीं, आज के दिन मैं नहीं खा सकती, छुट्टी करनी है। वो तो हर दिन चाहता है कि ये खाऊं वो खाऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा खा ले तो फिर गेम में हमारा स्टेमिना कम हो जाता है। और पेप्सी से तो बिल्कुल दूर रहते हैं। नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक बाबा में दूर रखते हैं। और हम भी खुद ही मैगी और इन चीज़ों से, मैक्रोनी वगैरह से दूर रहते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा हम लोग खा ले तो फिर स्टेमिना गेम में कम हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा भी खा ले फिर भी। वैसे बच्चे तो नहीं रुकते इन चीज़ों से, वो तो बड़े जिद्दी होते हैं। आपको ये ट्रेनिंग अपने पेरेंट्स से मिली है कि आप जिद्दी नहीं करते इन चीज़ों के लिए? समझ गए आप तो? पहले करते थे, अभी जब प्रोफेशनल लाइफ आ गई है तो अब हम खुद समझ गए कि नहीं करना। 10 साल में प्रोफेशनल लाइफ, इट्स ब्यूटीफुल, इंडीड इट्स ब्यूटीफुल। ये बच्चे इस कदर ज़बरदस्त हो गए हैं हमारे। आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, आप उनका अंदाज देखें, आप उसकी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव देखें, और जो उसका पैशन है वो हमें नज़र आ रहा है। क्या करना चाहती हैं? स्क्वॉश में किसको फॉलो करती हैं? स्क्वॉश में तो हमारे लेजेंड जो हैं, कमर जमान, जहांगीर खान, जानशीर खान, उन्हीं जैसे मैं बनना चाहती हूँ। वो भी वुमेन में पाकिस्तान की लड़कियाँ नहीं है तो मतलब इतनी नहीं है कि वर्ल्ड टॉप क्लास प्लेयर बन सके, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी अपनी रैंक बनाऊँ कि सारी लड़कियाँ फिर मुझे फॉलो करें। ओके, अच्छा अब ज़रा दोबारा इस इवेंट पे आते हैं जो मलेशिया का आप करके आपने बताया कि अच्छा सिंगापुर, हांगकांग, बहुत से मुल्कों का नाम भी लिया और कहा कि प्लेयर्स बड़े टफ थे, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी थी, लेकिन जो 1 बाय 1 आपके मैचेस होते गए पर जिस राउंड जिस तरह होते हैं और आप वो जीतती चली गई, तो किसी ने भी टफ टाइम आपको नहीं दिया? किसी लम्हे लगा कि अच्छा नहीं, लगता है कि हार जाऊंगी, बाहर हो जाऊंगी, या नहीं बिल्कुल स्मूथ जा रहा था सब कुछ? स्मूथ ऐसे वैसे जा नहीं रहा था, फर्स्ट राउंड से ही टफ था। अच्छा। लेकिन मुझे उनकी वीकनेस, मैंने उनकी मैच देखे, उनकी वीकनेस पता की, तो इस वजह से मैंने वीकनेस कैसे पता की? वो कैसे पता चलता है? वीकनेस असल में ऐसे पता, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। पहले स्ट्रेटेजी तो गेम की यही होती है, बेस्ट ऑफ 5 गेम होता है, तो आपके यहाँ से कोच साथ जाते हैं जो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ये कैसे होता है? जी, कोच साथ जाते हैं। मेरे साथ भी मलेशिया में कोच गए थे, सेक्रेटरी थे सिंध के। लेकिन मुल्क से बाहर जाना वैसे बच्चों के लिए ना बड़ा एक एक्सपोजर होता है। जरा मैचेस तो अपनी जगह, वो माहौल अपनी जगह, उसकी लर्निंग अपनी जगह, लेकिन दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स से मिलना, इंटरेक्ट करना, जिस तरह आपने कहा कि आप जरा उनकी आपने गेम्स देखी होंगी, आपने उनकी वीकनेस देखी, अच्छा यार यहाँ पे इसका फुट स्टेप थोड़ा ऐसे लग रहा है, यहाँ पर यार ये मूव करते हुए ना घबरा गई है, आपने सबकी वीकनेस को पहले तो अब्जॉर्ब कर ली कि अच्छा ये इसकी वीकनेस है, यहाँ पे मुझे हिट करना है, और ज़ाहिर है फिर अपनी वीकनेस पर भी काम करने के। अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हैं तो फॉर श्योर उन्होंने आपकी वीडियोस भी देखी होंगी, उन्होंने आपकी वीकनेस भी देखी होगी, तो अपनी वीकनेस को आपने ज़रा ओवरकम करना है। लेकिन जो एक्सपोजर का एलिमेंट होता है किसी और मुल्क में, जनाब फर्स्ट टाइम आप ज़ाहिर गई किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे ऐसा इवेंट हो रहा था, क्या क्या करने को मिलता है, इंटरेक्शन से क्या सीखते हैं, आपने क्या सीखा? वैसे तो वहाँ का मुल्क बहुत ही मेरे लिए एक अलग सी दुनिया थी। मैंने जब देखा वहाँ के लोग कितने अलग थे, वहाँ के खाने का स्टाइल, कपड़े और ये सब भी मैंने देखा। वहाँ के प्लेयर्स मैंने देखे, लंबे लंबे मोटे। किस कंट्री के ज्यादा लंबे प्लेयर्स थे? लंबे मलेशिया के। मलेशियंस बहुत लंबे होते हैं। थोड़े ज्यादातर लंबे थे, थोड़े थोड़े मतलब बोने थे। तो आप डरे नहीं उन्हें देख के? वैसे डरना तो था नहीं, डरती तो निकलती तो इस वजह से मैंने डर को इवन इन योर कैटेगरी भी आपने यही देखा कि हाइट का डिफरेंस और ये चीजें? 11 कैटेगरी में तो ज्यादातर हाइट का डिफरेंस नहीं होता जाहिर है, तो ज़ाहिर फिर आपको डरना बनता ही नहीं है। आपका मुकाबला अपनी कैटेगरी में है, बाकी चाहे वो भाई बड़े लड़के लेकर आ जाएं खेलने के लिए, हमें क्या लगे। अच्छा मैं एक और चीज बताएं महानूर कि हम एंकर्स ना ऑन एयर जाने से पहले कोई स्पेशल इवेंट होता है, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ के फूंक लेते हैं कि अल्लाह मियां अच्छा हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला रखा होता है कि ये पढ़ के मैंने जाना है खेलने के लिए? रखा होता है, मम्मा सारी बताती है कि बेटा ये पढ़ा करो, तुम्हें
गेम में मदद मिलेगी। तो ज़्यादातर तो मम्मा बताती है। और मम्मा नमाज में उसमें भी बड़ा वो करती है कि बेटा नमाज नहीं छोड़नी, वरना सारी गेम तुम्हारी जीते जीते हार जाओगी। माशाल्लाह, अगर नमाज बहुत पढ़ी प्यारी तरबियत तो हारते आपके हारते जीत पेरेंट्स ने जाओगी। की है आपकी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी तरबियत आपने की, आपके पेरेंट्स ने आपकी की है। मानूर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, अच्छा जब आप किसी वक्त अगर लगे आपको थोड़ा घबराहट हुई है या थोड़ा सा परेशान हुई है या थोड़ा मोटिवेशन लेवल डाउन है, ज़रा दूर होता है फैमिली से इंसान तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर किससे बात, मम्मा से बात करती हैं, बहन भाई से बात करती हैं, बाबा से करती हैं, किससे शेयर करती हैं? मैं जब कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल ज़्यादातर करती हूँ, तो वो लोग इतनी बातें करते हैं कि मेरा खुद वो सब प्रेशर सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्त भी बनाए कोई वहाँ जाके? वहाँ जाके दोस्त बने हैं, लेकिन थोड़े लाइक वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते। अच्छा, इतने वो नहीं है, और बात नहीं करते। अभी जब आप अपना ये इवेंट एशिया वाला जीत के आई थी, रिस्पांस कैसा था आपकी फैमिली का, दोस्तों का? सबने मुबारकबादें दी, क्या कहा सबने? सब बहुत खुश थे मेरे लिए। एक तो मैचेस से पहले दुआ करते थे, कहते हैं मानूर जीत जाओ, हमारे मुल्क का नाम रोशन करो। लड़कियों में। और मेरी मम्मा पापा बहुत, मतलब एक तो मैं अकेली जा रही थी अपने कोच के साथ, और वो लोग भी डरे हुए थे कि क्या होगा, मतलब लड़की प्रेशर में ना आ जाए, जीतेगी या नहीं। लेकिन जैसे मैंने फाइनल जीता, मैंने बाबा को कॉल की, बाबा। और वो जो जीतने वाला मोमेंट था वो भी बताए ना, वो क्या था? जब आपका नाम अनाउंस हो रहा था, पाकिस्तान से आपकी कंट्री का नाम अनाउंस हो रहा था, उस वक्त क्या जज्बात थे, किस तरह से अनाउंसमेंट हुई, कैसे आप गई? मैं प्राउड फील कर रही थी कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया। वेरी नाइस। और किसको हराया था फाइनल में? फाइनल में थी तो मलेशियन, लेकिन साउथ इंडियन थी, मतलब अच्छा, मलेशिया में रह रही थी। अच्छा, उसको आपने अवंतिका हराया। श्री। ओके, तो उसने आपको देख के कहा नहीं हरा गई है मुझे ये? अच्छा, उससे मैं एक इस बात पे डरी थी कि वो कोर्ट के अंदर जाती थी तो नीचे वो चूम के जाती थी ना। अच्छा। वो तो इंडियन थी जाहिरी, तो ऐसे चूम के जाती थी। तो अब मैं उसके आगे जा रही हूँ, वो सामने रुकी है, मैंने कहा ये क्या करी, मुझे डरा रही है। उससे मैं फिर वो प्रेशर में आ गई थी जब उसने मेरी गेम देखी थी। तो उसका प्रेशर मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। ओके, वेरी गुड। उसकी वीकनेस भी मैंने देख ली थी। उसकी वीकनेस क्या है, ब्लॉक करके बॉल मारनी है, ये करनी है, वो करनी है। ये बड़ा मुश्किल आपने कोई जुमला अदा कर दिया, ब्लॉक करके बॉल मारनी, हमें तो समझ नहीं इसमें होता नहीं, मतलब अगर जहाँ पे वो फंस रही हो, अच्छा, उसको फिर ब्लॉक उधर ही फंसा के रखना है उसको, फंसा के रखना है, वहां से हिलने नहीं देना उसको। आपने यही किया। तो इस दौरान अच्छा बार बार कोई कोच आपको कुछ गाइड भी कर रहे होते हैं, नजरों नजरों में बता रहे होते हैं कि बस सब फिर अंदर चले गए तब आप ही आप हैं? एक बार अंदर जाते हैं तो फिर जीत के निकलना होता है, यही सोच के जाते हैं। यही सोच के जाना होता है। और फिर जब कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं तो फिर वो कोच बताते हैं कि ऐसे नहीं करो, ये करो, ये मिस्टेक है, उसको ये बॉल नहीं दो, ये दो। तो कोच भी साथ में और ड्यूरिंग द गेम आपको कोच की आवाज आ रही होती है कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें? वहाँ पे तो अलाउड नहीं होता, क्योंकि कोच अगर कहे कम ऑन भी कहे तो फिर पॉइंट देता है। अच्छा, क्लैपिंग सिर्फ कर सकते हैं। ठीक। वहाँ पे ये भी एक रूल था। और वैसे कोई कोड वर्ड्स भी रखे होते हैं अपने कोच के साथ कि आप ऐसे वाली क्लैप करेंगे, मुझे समझ आ जाएगी क्या करना है? वो तो तब रखते हैं ना जब हार रहे होते हैं। अच्छा। जब मतलब गेम इतनी सही नहीं होती, दूसरा जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। और मेरा ख्याल है अंदर इतनी आवाजें भी नहीं आती, आवाज बिल्कुल नहीं आती है अंदर ठा की आवाज यार थी बॉल होती हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, तो अभी आपके बहन भाई भी आपकी तरह इसी तरह करियर को लेके चलना चाहते हैं क्या? वो सब भी घर से वैसे पढ़ते हैं, वो स्कूल नहीं जाते? नहीं, वो तो कॉलेजेस में ना, बड़े हैं। और एक मेरे साथ जो मतलब मेरी जिसको भरा रही हैं जी, हमसे बड़ी है। तो लेकिन हम लोग अभी स्कूल पढ़ते हैं, वो लोग कॉलेजेस जाते हैं अपने अपने। और लेकिन जब उनके भी इवेंट्स आते होंगे तो जरा वो भी एक ब्रेक लेते होंगे, वो घर लेते हैं 1 महीने 2 की, फिर वापस छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, वैसे इवेंट्स कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं? अगर मैं पूरे साल के कैलेंडर पूछूं आपसे इन इवेंट्स का, जो कि आपके माइंड में होता है, चाहिए आपका नेशनल लेवल पर आएगा, ये कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है, ये किसी और लेवल पर फेडरेशन के लेवल पर फॉर एग्जांपल इवेंट आ रहा है, कितने इवेंट्स आ रहे होते हैं साल में? तो इवेंट्स मतलब हर महीने में एक इवेंट होता है। अच्छा, और आपको वो लाजमी अटेंड करना होता है? लाजमी नहीं है वो। अच्छा। हमारी ट्रेनिंग पे होता है। 3 महीने की ट्रेनिंग या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर सारा साल हम लोग इवेंट्स खेल रहे थे। क्योंकि अगर आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी रैंकिंग मुतासर हो जाएगी, ऐसा ही है? वो तो जो बिगिनर्स होते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल उन्होंने खेले होते हैं बहुत सारे। अभी तो मेरा स्टार्ट बड़ी कैटेगरीज में। तो क्या अंडर 11 कैटेगरी में आपकी रैंकिंग नहीं होती? होती है। तो पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करती हैं? पाकिस्तान में अंडर 11 नंबर 1 तो मैं हूँ। नंबर 1 आप यार बरकरार रखा है। नंबर 1 भी हूँ।
अंडर 15 भी नंबर 1 है। मैं बड़ी बड़ी लड़कियों को कराती हूँ। ये अंडर 15 में आपने कब कब पार्टिसिपेट किया? ये रिसेंटली कराची में मैचेस हुए थे, तो मैं फाइनली जीती थी अपनी बहन से। इसका मतलब है अगर आपकी कैटेगरी बदलती भी है तो आपको तो कोई मसला ही ज्यादा नहीं फर्क है, नहीं पड़ता है, शी इज कोई ऑलरेडी फर्क नहीं ट्रेन्ड। पड़ता, मैं कहता हूँ। अच्छा महानूर, जब आप खेलने लगती हैं, क्योंकि आप स्टैमिना का जिक्र कर रही थी इससे पहले, तो खेलने से पहले क्या आपको खाली पेट रहना होता है या उसके लिए क्या करना होता है ताकि आपका स्टैमिना बरकरार रहे, आप अच्छा खेल सके? डाइट प्लान क्या होता है उसके लिए? वो प्लेयर पे डिपेंड करता है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो खाने के बाद खेल सकते हैं, कुछ खाली पेट खेलते हैं। मतलब वो अपने जिस्म पे होता है कि वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। और मैं जो हूँ, मैं तो हर टाइम जैसे भी हो, मैं थकी हूँ, सो रही हूँ, मैं खेल सकती हूँ। जबरदस्त जी मानूर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, ऑल द बेस्ट अगले आने वाले ना सिर्फ इस इवेंट के लिए बल्कि तमाम इवेंट्स के लिए। आप एक प्राउड हैं अपने ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी तरह से आपने मुस्कुराते रहना है, कॉन्फिडेंस से खेलना है, छाए रहना है आपने माशाल्लाह। ये हमारे वो बच्चे हैं जी जो हमारे लिए, मैं कहता हूँ कि बहुत से रास्ते उन बच्चों के लिए आसान करें जो खेलना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, या पेरेंट्स नहीं मानते। या बच्चों की बात करें तो नॉर्मली देखते हैं हम कुछ गेम्स को लेकर पेरेंट्स कहते हैं नहीं बच्चियां ना, इसको ये गेम ना खेलने दो, बस घर बैठ के खेल लेना, मोबाइल पे ही खेल। लेकिन बेटियां देख के किस तरह से मुल्क का नाम रोशन करती हैं, इनको देख के सारे पेरेंट्स सोचते होंगे कि हमारी बेटियां भी इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं, ना सिर्फ स्टडी में बल्कि स्पोर्ट्स में भी, खेलों में भी। तो दुनिया में जहां उनको मौका मिलता है जरूर जाना। बिल्कुल, चलें जी बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ, और वो है हमारा आज सेहत से जुड़ा। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो दिल की बात आज हम करेंगे। और दिल की बात करने के लिए आज हम जो मौजू चुन रहे हैं वो ये कि दिल को भी ज़ाहिर है खून चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो दिल को जो शरीयान सप्लाई करती है ऑक्सीजन, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल है या किसी और वजह से अगर उसकी शरीयान की जो वेट है वो कम होती जाए, यानी तंग होती जाए वो शरीयान, तो ज़रा उसको ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाएगी, फिर ख़तरा बढ़ जाता है एंजाइना का, फिर ख़तरा बढ़ जाता है हार्ट की दूसरी बीमारियों का। तो इसी हवाले से आज हम मज़ीद बात करेंगे। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असद अकबर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर कोरोनरी आर्टरी से मुतालिक जानना चाहिए कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी कंडीशंस अटैच होती हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है। और एज यू नो कि पाकिस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में लोगों की अमवात की सबसे बड़ी वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट और सबसे मेन वजह कॉर्निया आर्टरी डिजीज है। तो कॉर्निया आर्टरीज बेसिकली दिल की शरीयानों को कहते हैं। और कॉर्निया आर्टरी डिजीज 2-3 इकसाम की होती है, लेकिन उर्फ आम में जो कॉर्निया आर्टरी डिजीज का वर्ड यूज किया जाता है वो वही जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया है कि दिल की रगों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए। तो दिल की रगों में ब्लॉकेज का क्या मतलब है कि दिल की पर जो पट्टा है उसको जो खून मिल रहा है उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब खून का जो मेन मकसद है पट्टे तक पहुंचने का वो ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करना है, अगर दिल का पट्टा जो कि शायद इंसान जी सर ये ब्लॉकेज आती कैसे है, दिल की शरीयानें बंद होती कैसे है? ठीक है, तो दिल की शरीयानें एज आई सेड के मल्टीपल वजहों से बंद होती हैं, लेकिन जिस जो उर्फ आम में जो वजह यूज होती है वही कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, यानी एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसका ओवर टाइम दिल की शरीयानों में जमने के अमल को हम कॉर्निया आर्टरी डिजीज कहते हैं। और जब एक खास हद से वो बढ़ जाए तो वो एंजाइना कॉज करने शुरू कर देती है। अमूमन ये 70% से ज्यादा अगर रग में बंदिश आ जाए ये एक्स्ट्रा चर्बी के जमने से, तो उसको हम वो इस किस्म के मरीज को एंजाइना की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जिसका मेन मकसद मतलब क्या है एंजाइना का, जो हम बड़ा कॉमनली यूज वर्ड करते हैं कि अगर दिल की शरीयानों की तकलीफ की वजह से किसी को चलने में, फिरने में, सीने में दर्द हो, भारीपन महसूस हो या सांस चढ़ना शुरू हो जाए, उसको एंजाइना कहा जाता है। एंजाइना जो है वो यूजुअली एक वार्निंग साइन होता है हार्ट अटैक से पहले। एंजाइना का मतलब अमूमन यही है कि कोई एक शरीयान दिल की 70% से ज्यादा बंद हो गई है। हार्ट अटैक का जो अमल है वो तकरीबन 99 या 100% कोई रग बंद हो उस वक्त अमल में आता है। तो ये 70% के ऊपर जब एंजाइना की तकलीफ शुरू हो तो अमूमन यही मशवरा दिया जाता है कि आप अपने डॉक्टर से मुआयना करवाएं, वो आपके जरूरी टेस्ट करेगा जिसमें एको, ईटीटी वगैरह होते हैं, और जिससे उसको इस किस्म का कोई हिंट मिल जाएगा ये दिल की शरीयानों की तकलीफ है, तो वो मजीद एडवांस टेस्ट यानी एंजियोग्राफी वगैरह करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं और उसको रिलीव कर सकते हैं उस सिम्टम को भी और उस खतरे को भी। सांस का फूलना,
सीने में दर्द और दीगर सिम्टम जिसका आप जिक्र करें, चूंकि ज़ाहिर है हार्ट अटैक तो एक बहुत बात की स्टेज है, हम ये टॉपिक का डिस्कस करें इसी मकसद के तहत कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम होता है तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी दिल्ली की बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर असद अकबर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अंजाइना का आपने जिक्र किया, ये अंजाइना से एक आम आदमी आखिर कब तक अनजान रहता है, उसे कब पता चलता है कि ये जो मैं पेन फील कर रहा हूँ ये अंजाइना पेन है? हाँ, जबरदस्त। और एक ब्रेक से पहले भी आपने पूछा था कि एंजाइना की अलामात भी जरा डिस्क्राइब कर दें। तो देखें, एंजाइना एज वी सेड के वार्निंग साइन है। एंजाइना की दर्द बेसिकली दिल की शरियानों में एक तंगी एक खास हद से बढ़ जाए तो उस वक्त आती है। इसके अंदर अमूमन जिस तरह चलने फिरने पे अमूमन दिल की जो एंजाइना है वो एक्सर्शन पे आता है और रेस्ट पर बेहतर हो जाता है। यानी अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां अचानक चढ़ रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, उस वक्त ये तकलीफ आएगी और आपको महसूस होगा कि जब आप रुकते हैं तो ये दर्द बेहतर होता जाता है। इसके अंदर जो अमूमी अलामात है, क्या दर्द ट्रेवल कर रहा होता है लेफ्ट आर्म में, सिर्फ दिल के आसपास होता है, दर्द कैसा होता है? इसके अंदर जो अमूमी अलामात है वो सीने में भारीपन, ऐसा दर्द जो कि सीने के सेंटर में हो या लेफ्ट साइड पे हो, बाजू में जा रहा हो, लेफ्ट बाजू में अमूमन जाता है लेकिन कई दफा दोनों शोल्डर्स में या दोनों बाजू में भी जाता है। ऐसा दर्द जो लेफ्ट जबड़े में जा रहा हो, कान की लू में जा रहा हो, बाजू की कॉर्नर में जा रहा हो या इवन कई दफा हाथ की छोटी उंगली में भी रेडिएट कर रहा होता है। और अमूमन दिल का दर्द लोकलाइज नहीं होता, यानी किसी एक फोकस पॉइंट पे नहीं होता कि आप उसको एक उंगली लगा के बता सकें कि इधर दर्द है। और अमूमन ये दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता है, इसके साथ सांस भी चढ़ रहा होता है, आपको पसीने भी आ रहे होते हैं, कई दफा आपको लगता है कि दिल बहुत तेज धड़क रहा है जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, वो भी आ रहा होता है। कई लोगों को अचानक बहुत पसीना आ रहा होगा, बहुत कमजोरी फील हो रही होगी। इस किस्म की तकलीफ हो तो इसको आप एंजाइना कह सकते हैं, स्पेशली अगर इस पेशेंट में और भी रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ दिन तक लगातार आपको एक्सरसाइज के वक्त या अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली महसूस हो यानी कुछ दिन तक, तो इसका मतलब है कि दिस कुड बी एंजाइना और यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट? डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा है आपने। और ये कुछ दिन तो मेरे ख्याल में बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपको 1-2 दिन भी होता है तो यू शुड सी अ डॉक्टर, बिल्कुल। सर, ये जो एंजाइना पेन है ये नॉर्मल वॉक से भी होता है या उसके लिए ज़रूरी है कि आप तेज़ वॉक कर रहे हो? प्लस फेफड़ों की बीमारी में और दिल के मसाइल में डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये सांस फूलना और दर्द किसी फेफड़ों के मसले की वजह से है या ये मामला दिल का है? बिल्कुल ठीक। तो इसके अंदर सिर्फ सिम्टम्स जो है ना वो स्टोरी का 30% पार्ट है। जो मेजर पार्ट है कि वो मरीज बाकी कैसा है। लेट्स से अगर कोई 20 साल का लड़का है, उसको अगर थोड़ा बहुत सीने में तकलीफ होती है एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्सर्शन, बैठे बैठे भी हो रही है और कई घंटों से चल रही है और बाजू ऊपर नीचे करने पे बढ़ती है या किसी खास पोस्चर में बढ़ती है, तो उसके अंदर एंजाइना होने का चांसेस कम है। इसके मुकाबले में कोई 50 से 60 साल का शख्स है जिसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, सिगरेट वगैरह भी पी रहा है और उसको चलने पर तकलीफ हो रही है या एक्सर्शन पे तकलीफ हो रही है और बैठने पे नहीं हो रही। एक बात जो मैं अपने मरीजों को बड़ा कॉमनली बताता हूँ कि अगर हार्ट अटैक हो किसी को या यानी एंजाइना का दर्द हो किसी को, तो अगर वो 20-25 मिनट से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो इट टर्न्स इनटू अ हार्ट अटैक। एंजाइना यूजुअली 20-25 मिनट या उससे कम ड्यूरेशन का होगा और उसके बाद रिलीव हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, यानी आप मुझे आके कहते हैं कि मुझे 3 दिन से मुसलसल दर्द है, उसके साथ ना कोई पसीने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक है और सब कुछ ठीक है और इसका कोई खास ताल्लुक एक्सर्शन से नहीं है, तो इसके अंदर हार्ट अटैक या एंजाइना होने के चांसेस कम है। तो एंजाइना अमूमन 20-25 मिनट से कम ड्यूरेशन का होगा। अगर इससे ज्यादा का होगा तो वो एक हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर रहा होगा। और एक हार्ट अटैक अमूमन ये नहीं हो सकता कि आपको 3 दिन मुसलसल हार्ट अटैक चल रहा है और आप बिल्कुल नॉर्मल चल फिर रहे हैं घर में और काम काज कर रहे हैं। तो और लास्टली हार्ट अटैक के अंदर दूसरे सिम्टम्स जिसको हम एसोसिएटेड सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें पसीना आना और चक्कर आना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर का गिरना, ये भी शामिल है। तो अगर आपको ऐसी कोई दर्द है जो किसी आर्म या चेस्ट की खास पोस्चर में होती है, या मुझे आके कहते हैं कि जी मैं लेफ्ट साइड पे करवट पे सोता हूँ तो उस वक्त ज्यादा होती है, राइट पे करवट पे सोऊं तो कम होती है, तो ये अमूमन दिल का दर्द नहीं होता है। ओके डॉक्टर साहब, रिसेंट ईयर्स में हमने ये भी देखा कि यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा सामने है। उसमें भी वो लोग जो एथलीट्स थे, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग जो कि जिम जाते हैं, वो लोग जो कि रनिंग कर रहे होते हैं,
और हमने उनमें हार्ट अटैक के केसेस देखे। कि यही वजह है कि एक्सर्शन के बाद एंजाइना उसको इग्नोर किया जाता रहा होगा मे बी, और वो प्रोलॉन्ग हुआ और वो हार्ट अटैक की तरफ चला गया? क्या ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होता है? हाँ, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, और ये लोगों को अवेयर होना चाहिए। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है, यानी अगर वो बेस्ट पॉसिबल फिजिकली जिंदगी गुजार रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, जिम भी जा रहा है, एक्सर्शन भी कर रहा है, और मे बी वो स्मोकर भी ना हो, उसे कोई और मसला ना हो, लेकिन सिर्फ अगर उसकी फैमिली में हिस्ट्री है कि 40-45 साल की उम्र में वालिदैन को या किसी को तकलीफ हुई हुई है, तो इसको हम फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, कि उनके अंदर जिस्म में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनता है वो जिस्म उसको खारिज नहीं कर सक रहा होता, और ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बड़ी यंग एज में, टीनेज ईयर से ही दिल की रगों में जमना शुरू हो जाता है। ये जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिसकी गाइडलाइन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है और ऑथेंटिक मानी जाती है, उनके मुताबिक अब टीनेज ईयर्स में आप ऐसे लोगों का जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करते हैं, और अगर वो एक खास हद से ज्यादा है तो हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आप टीनेज ईयर से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाय द टाइम दे आर 35-40, और उस वक्त अगर वो बहुत जबरदस्त फिजिकल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली तब तक ये डैमेज हो चुका हुआ है, रगों में बीमारी आ चुकी हुई है। और लास्टली कई दफा हार्ट अटैक जो होता है ना, वो 70% बंद रग के अंदर नहीं आता है, वो 40-50% बंद रग में ही भी आ सकता है। और उसकी वजह क्या होती है कि ऐसे ही मरीज होते हैं जिनके अंदर उनको वार्निंग साइन यानी एंजाइना की तकलीफ नहीं होती पहले कभी, और अचानक डायरेक्ट हार्ट अटैक ही होता है। और उसकी वजह ये होती है कि 40-50% बंद रग जो होती है, उसके अंदर जो चर्बी जम चुकी है, उसकी सतह अनस्टेबल हो जाती है किसी भी वजह से, अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, बुरी इन्फेक्शन हो जाए, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाए, और वो जैसी वो सतह इरेगुलर होती है, यानी वो सतह के अंदर दरार आती है, तो जिस्म का मुदाफती निजाम यूजली इस तरह रिएक्ट करता है कि वो उस जगह में को क्लॉट कर देता है, यानी उसमें खून का बहाव रोकने की कोशिश करता है, और आपका अपना बॉडी का सिस्टम एक्चुअली आपके अगेंस्ट उस वक्त काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि रात को 25 मिनट्स तक सुबह नहीं तकरीबन एंजाइना पेन रहता है। ये 25 मिनट्स का जो एंजाइना पेन है, ये कितने दिन तक रह सकता है हार्ट अटैक से पहले? यानी अगर 2-3 दिन या 5 दिन तक हो रहा है, समटाइम्स लोग इसको लाइट लेते हैं, कब तक अननोटिसेबल रह सकता है ये, और उसके बाद हार्ट अटैक होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। पाकिस्तान में खास तौर पे मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग इन यूएस, तो वहां पे तो लोग बहुत अवेयर थे। पाकिस्तान में अवेयरनेस की एक तो कमी है, और दूसरा हम इसको खाने से जरूर रिलेट करते हैं, या हम इसको फौरन मैदे के साथ ताबीर देने की कोशिश करते हैं कि जी शायद मैंने चने खाए थे तो उससे हो गया, और कई दफा एक पूरा दिन वेस्ट करके आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं। अगर आपको वो खाना पहले कभी खाने से ऐसी तकलीफ नहीं हुई, या आपको सीढ़ियां चढ़ने पे कभी ऐसा तकलीफ नहीं हुई कि आपको सीने में भारीपन महसूस हुआ है, या आपके जो पीयर्स हैं, आपकी एज ग्रुप्स हैं के फेलोज हैं, आप उनके साथ रेगुलर वॉक पे जाते हैं और एक दिन अचानक आपको सीने में दर्द होना शुरू होता है, तो इसको लाइट मत लें, इसको फौरन से पहले चेक करवाना चाहिए, स्पेशली अगर आपके अंदर हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। और शायद सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी अचानक कोई पसीने आ रहे हैं किसी एक खास दर्द के साथ, तो वो अमूमन हार्ट के पेन की निशानी होती है। ये चीजें 2-3 किस्म के लोग हैं जिसमें बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं। एक तो वो जो शुगर के मरीज हैं, उनको अमूमन सीने में दर्द ही नहीं होता है, उनको पसीना ही आ रहा होता है फॉर नो रीजन, बैठे बैठे पसीना और घबराहट शुरू हो जाती है। ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके अंदर भी यही सिम्टम होता है कि कई दफा उन्हें सीने में दर्द नहीं होता है, उन्हें बैठे बैठे पसीना और एक फीलिंग है जिसको घबराहट कहते हैं। अभी कल रात को हमने एक हार्ट अटैक को ऑपरेट किया, ही 65, उनको सिर्फ घबराहट ही हुई है, लेकिन ही वाज लकी कि उनके घर में एक डॉक्टर साहब थे जो उनको सीधा हॉस्पिटल ले आए, और उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हो रहा था। और लास्टली कई दफा ये ख्वातीन जो है, इवन 40-50 ईयर ओल्ड ख्वातीन जो है, उनमें सीने का दर्द नहीं होता है, उनको जो एंजाइना की तकलीफ होती है वो मेनली सांस चढ़ने की सूरत में सामने आ रही होती है। और कॉमनली घर में उसको इग्नोर इस तरह किया जाता है कि जी मैं क्योंकि वॉक नहीं करती तो इसलिए मुझे नॉर्मल से ज्यादा सांस चढ़ता है। अगर आपके पीयर्स यानी आपके एज ग्रुप के फेलोज के साथ आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं उस डिस्टेंस को, और आपको एक्सेसिव सांस चढ़ रहा है या सीने में दबाव आ रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू गेट चेक्ड आउट वेरी क्विक। सर, पेशेंट तो जाहिर है वो खुद उसे इदराक होना चाहिए, अवेयरनेस की हम बात करते हैं, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो क्या चीज़ नोटिस करें? जिस तरह आपने भी लास्ट नाइट का जिक्र किया कि घर में डॉक्टर तो ज़्यादा, हर घर में डॉक्टर नहीं होता,
क्या चीज नोटिस की जाए तो डॉक्टर के पास जाएं और फिर क्या करें घर में? क्या ऐसा भी होता है कि गलत प्रैक्टिस की जाती है जिसकी वजह से मरीज मुतासर हो जाता है? बहुत ज्यादा, या मेरा ख्याल है अमेरिका में तो मैंने इतना नहीं देखा, पाकिस्तान में जो व्हाट आई फेल्ट इज के यहाँ पे लोग फौरन उसको समझते हैं जी गैस का मसला है और लीमू वाला पानी पी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। चाहे गैस है चाहे जो भी है, अगर आपको साथ पसीने आ रहे हैं, पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल, और खास तौर पे 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम गुजर चुका है और आप देख रहे हैं कि पेशेंट की हालत गैर हो रही है, उसका रंग पीला पड़ रहा है, उसे पसीने आ रहे हैं, तो इसको लाइट मत लें, इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। इवन अगर लेट्स से इंशाल्लाह उसको नहीं भी होता दिल का दर्द, तो इट्स टोटली वर्थ इट कि आप उनको ले जाएं, स्पेशली ऐसा शख्स जिसकी उम्र 40-45 से ज्यादा है और उसको और रिस्क फैक्टर्स भी हैं हार्ट डिजीज के। तो मतलब 5-10 मिनट में वो एक ईसीजी कर लेंगे जैसे कि आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और वो डायग्नोज कर लेंगे। अगर ईसीजी कम से कम ठीक है, ब्लड के कुछ टेस्ट ठीक हैं और उस दौरान वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, तो ये टोटल प्रोसेस आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है और इफ यू आर फाइन तो आप घर वापस आ सकते हैं। उस वक्त ये घरेलू टोटके कॉन्टिन्यूसली यूज करना मेरा नहीं ख्याल कि एडवाइजेबल है। एक आधी दफा आप ट्राई कर लें कि अगर आपको लग रहा है कि जी बदहजमी है, लेकिन लास्टली बदहजमी ऐसी बदहजमी होना जो कि पहले कभी आपको महसूस नहीं हुई और आपको साथ पसीने आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसको कॉन्टिन्यूसली मैदे के ऊपर ब्लेम मत करें। ऐसी सूरत में फौरन करीबी हॉस्पिटल जाके कम से कम ईसीजी और इनिशियल मुआयना करवाएं। वहां जो डॉक्टर होंगे वो आपका ब्लड प्रेशर और सारी चीजें चेक करके आपकी हिस्ट्री को सामने रखते हुए कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे और ईसीजी वगैरह भी शायद 15 मिनट बाद फिर रिपीट करें, और जस्ट टू मेक श्योर कि हार्ट इज फाइन। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ अगर आप शॉर्टली बता दें कि एक हेल्दी इंसान डॉक्टर के पास जाता है, उसके सारे हार्ट के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, अगले कितने साल तक वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकता है कि मुझे दिल की बीमारी नहीं है, मेरी शरियानें बंद नहीं है, मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे अपने हॉस्पिटल में एक्चुअली देयर आर डॉक्टर्स जिनका एक दिन पहले जो ईटीटी कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, वो हुआ व्हिच वाज परफेक्टली फाइन, और नेक्स्ट डे उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये 100% गारंटी देना इज वेरी हार्ड, लेकिन अमूमन अगर आपका चलने भागने वाला एक टेस्ट जो कराते हैं ईटीटी, वो आप अच्छा करें, 8-9 मिनट से ज्यादा उस पर भाग सकें, आपकी एको ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है और आपकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह में कोई सजेस्टिव सिम्टम्स नहीं है, तो यूजुअली अगले 1 से 2 साल तक आपको हार्ट का इशू होने के चांसेस कम है। लेकिन खत्म आप तो इसे कभी नहीं हो बिल्कुल सकते। रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं, समटाइम्स ऐसे भी तो होता है आपको एकदम से लगता है जैसे कुछ झटका महसूस हुआ है, या आपको लगता है कि अच्छा रुका है दिल, या आपको टीस उठती है, एक ये केस, और दूसरा आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको लगता है दिल डूब रहा है, आपको लगता है सांस रुक रहा है, घुटन हो रही है, क्या उसका भी ताल्लुक दिल से होता है? बिल्कुल। तो एक पहले तो हमने कहा ये जो पैनिक अटैक वाली चीज है इसका ताल्लुक दिल से नहीं होता। पैनिक अटैक इज टिपिकली इन सीन इन यंग पेशेंट्स, और इसकी अमूमन वजह थोड़ी सी एंजाइटी एट द बैक ऑफ द माइंड और इस किस्म का कोई इशू होता है जिसमें अचानक आपको लगे मुझे सांस नहीं चढ़ रहा, मुझे सांस लिया नहीं जा रहा, आप तेज तेज ब्रीदिंग करते हैं, दिल डूबना। लेकिन अगर इसी किस्म की अलामात आपको आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं, तो इसका ताल्लुक हार्ट से बिल्कुल हो सकता है। इसको पैनिक अटैक का वर्ड डायग्नोज करना शुड बी डन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट रादर देन कि बाय योरसेल्फ, कि जी आप खुद सोच लें कि मुझे, या फैमिली अज्यूम कर ले कि क्योंकि ये परेशान रहते हैं इसलिए इनको पैनिक अटैक हो रहा होगा, या घबराहट हो रही है, या इन्होंने कुछ खा लिया है। ऐसी चीज को डायग्नोसिस शुड बी मेड बाय अ डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। वो दिल को एक, वो जो मैंने कहा कि झटका लगना, वो क्या होता है सर? हाँ, समटाइम्स फील होता है जो झटका लगने वाली चीज है अमूमन लोगों आई को, गेस हमारा राब्ता जो मुनक़ता हुआ दिल सर। बहुत की, शुक्रिया साथ मौजूद थे डॉक्टर असद। एंजाइना, अच्छा प्लीज मुकम्मल कीजिएगा बात सर। हाँ, दिल की जो अमूमन तकलीफ है वो उसका एंजाइना जो है वो तो हमने डिस्क्राइब कर लिया है। एक और तकलीफ होती है जिसको पैल्पिटेशन या एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स का आना होता है। ये दुनिया में तकरीबन 60-70% लोगों को आती हैं, लेकिन फील सिर्फ 5-10-15% लोगों को होती हैं, और उसके अंदर अमूमन यही कैफियत होती है जिस तरह आप बता रहे हैं कि अचानक आपको लगता है दिल का जोर से धचका लगा है, या आपको लगा है कि दिल 1 सेकंड के लिए बंद होकर फिर चला है, या आपको जोर का सीने के ऊपर दबाव महसूस हुआ है फॉर अ स्प्लिट सेकंड। ये अमूमन एंजाइना एक स्प्लिट सेकंड के लिए नहीं होता है, एंजाइना तो नहीं, लेकिन अगर आपको ये मुसलसल महसूस हो रहा है तो डॉक्टर आपका ईटीटी एको और एक टेस्ट होता है जिसको हम होल्टर मॉनिटर इसको कहते भी हैं, जिसमें आपके दिल के ऊपर इग्नोर नहीं लगा करना के इस आप कंडीशन रिकॉर्डिंग को भी। करते सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और
कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से हमें अपनी एहतियात करनी है और कोई भी ऐसी कंडीशन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और शुएब, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जिनको हम नॉर्मली लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, खा वो डॉक्टर की हो, खा वो अब ज़िंदगी में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, आपके साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे शख्स भी हो सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग करें, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, उनसे ज़रूर आपको राय लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। मौसीकी की बात कर लेते हैं। हमारी कोशिश है कि हम जो वीक का आगाज़ है ना वो थोड़ा सा लाइट साइड से भी करें। बड़ी हार्ड न्यूज़ हम सब देखते आते हैं, सुनते आते हैं, तो हम ज़रा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लाइटर साइड पर आएँ। और जब मौसीकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में यूँ तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सरजमीन ने नाम पैदा किए हैं मौसीकी की दुनिया में। और आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो 2022 में जो नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन है उसको विन किया उन्होंने, दैट वाज इन जुलाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में उनको हम देखते हैं, सुनते हैं। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ कंपोजर, ही इज़ अ सिंगर। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन बिन तारिक प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त हसन, इतनी धीमी सी आपकी आवाज़, गुनगुनाते भी इसी आवाज़ में है या तो आवाज़ बदल जाती है उस वक्त? उस टाइम बदल जाती है। मेरा असल में मैं ट्रैवल करके आया हूँ ना काफ़ी रात को भी, तो अच्छा, इस वजह से। कहाँ से आप बेसिकली? मैं हूँ बेसिकली कश्मीर से, ओके, मुजफ्फराबाद से। ज़बरदस्त। हसन, बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन आप इतना धीमा धीमा बोल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम आपसे कुछ सुन लें ताकि जरा आवाज़। ये आप गला खोलना चाहती हैं जी एक दफ़ा? ओके, तो आपको गाना सुना रहा हूँ मैं, शफकत अमानत अली का गाना है, खमाज नाम है उसका। ज़रूर। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐस हो गए परदेस पिया तुम, ऐस हो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या इसका बात मतलब है, बाकी वो सुरीली आवाज़। सुरीली आवाज़ सीखा कहाँ से? हाँ। मैंने सीखा किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। वहाँ पे हमारे घर वाले ज़रा फोकस करते हैं आप स्टडीज़ करें और पढ़ें, म्यूज़िक वगैरह। कैसे मनाया उनको फिर? बस खुद बहुत मान गए। शुरू में नाते पढ़ के तो नहीं कन्विंस करने की कोशिश की? नहीं, मैं बचपन में नाते भी पढ़ता था, मैं अभी भी नाते पढ़ता हूँ। जब कभी भी कोई महफिल होती है घर में, मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ अक्सर। तो म्यूज़िक की तरफ भी एक शुरू से ही शौक़ था, बचपन से ही था। बचपन में फूफा के घर जाता था अम्मा से छुप के, तो वो मुझे ट्रॉली में बिठा देती थी, कहती थी कि आज हमारे शो में हसन बिन तारिक हैं, हमें गाने सुनाएं, क्योंकि मैं बहुत तंग करता था उनको। तो बस वहीं से। अम्मी ने कहा नहीं फूफा ने ख़राब की है? नहीं अम्मी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये कि बचपन से शौक़ भी था। मेरी अम्मी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती हैं चीज़ों को, तो बस बचपन से ही गा रहा हूँ। और जॉनरा आपका क्लासिकल एंड पॉप? सेमी क्लासिकल एंड पॉप। क्लासिकल मैंने सीखा हुआ नहीं है। नहीं सीखा? गाता हूँ लेकिन सीखा हुआ नहीं है प्रॉपर, तो जबरदस्त। अच्छा, और वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा आपका शौक क्या है? गिटार के अलावा भी कोई बजाते हैं? नहीं, गिटार के अलावा कोई बजाता तो नहीं हूँ, बस थोड़े प्रिकॉशंस जो हैं उन पे थोड़ी कोशिश करता हूँ हाथ बिठाने की। और बाकी ये कि गिटार जो है वो भी मैंने ऑनलाइन सीखा है यूट्यूब से। यानी गिटार के लिए भी आपने बाकायदा क्लासेस ले ली? और कितना वक्त लगा ऑनलाइन सीखने में? 2-3-4, यानी सीखता रहता। हैंड्स ऑन लर्निंग थी? हाँ, सीखता रहता। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये था कि जो शुरू के बेसिक कॉर्ड्स होते हैं ना, वो मैंने एक दिन में ही सीख लिए। ओके, कितना अरसा हो गया म्यूजिक के साथ? कितने साल हो गए? म्यूजिक के साथ बहुत टाइम हो गया। अगर
प्रोफेशनली बात की जाए तो उस तरह 2-3-4 साल हो ओके, और कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं आजकल? आजकल कर रहे अब कश्मीर से हैं तो कॉन्सर्ट्स के लिए इस्लामाबाद आते हैं, किन शहरों को टारगेट किया हुआ है, कैसे कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, किस तरह करते हैं, क्या होता है? मैं होता है इस्लामाबाद में ही हूँ, अच्छा, इस्लामाबाद अच्छा। में ही रहता हूँ। ओके। तो मेरा ऐसे खुद ब खुद आते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। ओके, कोई भी वर्ड आता ऑफ है। माउथ, क्या Word- किसी ने सुना, हाँ, पसंद हाँ, किया, हाँ। रेफर किया कॉन्सर्ट्स ने आपको पिक किया? वैसे भी आजकल तो वैसे भी ईयर एंडिंग में हम देखते हैं डेली बेसिस पे कॉन्सर्ट्स हो ही रहे हैं। अगर ट्विन सिटीज की बात करें तो कॉन्सर्ट्स ही कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बहुत हो रहा है। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में जब जाते हैं तो लोगों की फरमाइश भी कोई होती है तो बस पूरी कर देते हैं या अपनी मर्जी के गाने गाते हैं? मैं जो शुरू वाला और एंड वाला पार्ट होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ लोगों की यानी जो लोगों की डिमांड होती है, क्या ऊंचे अच्छा। गाने गाने, शोर वाले गाने गाने, थोड़ा अलग गुला वाला। जो मिड पार्ट होता है ना उसमें मैं रखता हूँ 10-15 मिनट में, फिर लोगों को कहता हूँ कि बड़ा अलग गुला हो गया, अब 10 मिनट सुनते हैं थोड़ा। वेरी नाइस। और ये आप लोगों की फरमाइश पे वैसे तो सुनाते ही हैं। अभी ब्रेक में जिक्र हो रहा था गुलाम अली साहब का, तो मेरी फरमाइश पे अगर आप गुलाम अली साहब का कुछ सुना दें, कलाम, गजल। गुलाम अली साहब, उनकी जगह मैं मेहदी हसन साहब। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि एक ही वो है ना। बिल्कुल। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह। अच्छा, आजकल जनरली फर्स्ट वापस ट्रेंड तो जा रहा है लाइक सेमी क्लासिकल की तरफ भी, लेकिन फिर भी ना वो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, थोड़ी एनर्जी वाले गाने ज़रा कॉन्सर्ट्स में एनर्जी नहीं, रोला। हाँ, शोर कह लेते हैं उसको। ईडीएम का असल में दौर है आजकल, हर कोई कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो आजकल की नौजवान नस्ल है ना उसको हर जमाने में ये रहा है। आप भी तो नौजवान नस्ल है ना। हमारी तरह। मुझे भी पसंद है, मैं ऐसा नहीं कहता मुझे नहीं पसंद, बट ऐसा है कि जो भी ज़माना रहा है ना उसमें यंग जनरेशन को हमेशा शोर वाली चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि नया नया खून होता है जवानी का, तो बंदा कहता है कि शोर शराबा हो। अच्छा, वैसे हर आर्टिस्ट की, हर सिंगर की हम देखते हैं, सुनते हैं, बड़ी एक दुख भरी कहानी होती है। बंदा कहता है मैंने बड़े पापड़ बेले, बड़ी मेहनत की है। आपकी स्ट्रगल, आपकी जर्नी कैसी रही कॉन्सर्ट्स तक पहुंचने की? कॉन्सर्ट से पहले क्या क्या फेस करना पड़ा आपको? कॉन्सर्ट कंडक्ट करना भी ज़ाहिर है इजी काम नहीं होता, तो किन किन मराहिल से गुजरे आप? सबसे पहला तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर आर्टिस्ट के लिए उसके जो घर होता है वही बहुत घर से ही रोले शुरू हो जाते हैं। घर से ही मसले शुरू हो जाते हैं इंसान के। हमारी तरफ इतना म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं समझा जाता। मुनासिब नहीं समझा जाता, पता नहीं क्यों नहीं समझा बस जाता। एक्सेप्टेंस कुछ जगहों पर अभी तक नहीं है ना। नहीं है, जिस तरह कोई बच्चा बचपन में ये नहीं कह सकता कि मैंने बड़ा होकर एक्टर बनना है या मैंने शोज करना है, ऐसी कोई बातें नहीं होती। या वो यही होता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर जब बड़े होते जाते हो आप आस्ता आस्ता लेकिन फैमिली से बाहर माशरे के भी तो एक एक्सेप्टेबिलिटी के मसाइल होते हैं ना। माशरा भी तो आपको किसी और नज़र से देखता है। यस, माशरे का बहुत असल में मेरे ख्याल से नॉर्दर्न जो एरिया है ना वहाँ पे आपको ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करते। हम पंजाबियों में भी बड़े मसाइल होते हैं, हमारे यहाँ भी नहीं अच्छा समझा जाता। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करें ना, यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 100 में से एक बंदा अप्रिशिएट करता है,
वहाँ पे ऐसे होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये होता है जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो आपको जीने नहीं देते जब तक आपका कोई नाम नहीं होता। अब यानी मेरी ज़िंदगी थोड़ी चेंज हो गई है, पहले थोड़ी और थी, तो पहले भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन मैंने कभी इतनी चीज़ों पे गौर नहीं किया, मैं बातों पे गौर नहीं करता। गानों पे तो गौर करते हैं ना। अगर हमें आप एक और अच्छा सा गाना सुना दें, और अगर आप वही सुना दें जो जिसकी वजह से आपने कंपटीशन विन किया था, वी रेफर टू, तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। ओके, ये गाना मेरा अपना ही था, इसका मैं बताता हूँ। ये गाना लिखा था अफशां कंवल ने। ओके। अब मैं उनसे मिला नहीं हूँ आज तक, हैं कौन? अफशां कंवल इज वेरी फेमस। नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये एक राइटर है, इन्होंने मुझे गाना लिख के भेजा। मैं दोनों को नहीं जानता। हाँ, नहीं, मैं एक को जानती हूँ, शी इज वेरी फेमस, आई डोंट। लेकिन ये मुझे सोशल मीडिया पे मिली, इन्होंने मुझे बोला कि आप इस गाने के लिए कुछ करें, और ये गाना जीत गया, तो सुनाता हूँ आप। ओके। इश्क का है तेरा रंग ये गहरा, तू ही मेरा सब कुछ ठहरा, तू ही तू मेरा वो जहान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ऐ मेरे पाकिस्तान। मिट्टी का तेरे रंग सुनहरा, तेरे दम से है ये सवेरा, मिट्टी का तेरा रंग सुनहरा, तेरे दम से है ये सवेरा, तू ही तू मेरा वो जहान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ऐ मेरे पाकिस्तान। वाह, अच्छा, बहुत सुना लगा। क्योंकि हमने सुना हुआ है ऑलरेडी, बट आई नेवर न्यू कि आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना खूबसूरत आप बगैर गिटार के भी गा रहे हैं, जितने आपके पक्के सुर हैं। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि बात करते हुए आपकी आवाज़ इतनी निकलती जितनी गाते हुए निकलती है। इसलिए रियाजत करते हैं। रियाजत तो ऑब्वियसली हर टाइम होती है, लेकिन मेरी कोई स्पेसिफिक रियाजत नहीं है जिस तरह जो सीखे हुए लोग करते हैं। आप उस तरह नहीं करते? मेरी बस अपना ही तरीका है। जो मतलब घर वाले कहते होंगे ना, क्या शोर मचाया हुआ है, क्या ये क्या गाने का टाइम है? ये सबसे बड़ा मसला था जब मेरे स्ट्रगलिंग टाइम था ना, तब भी अभी भी मैं घर जाके नहीं गाता। ओके, आने वाला आप ना मैं आपको मशवरा देती हूँ, आप इधर जाया करें ट्रेल 5 पे, ठीक है? ये बड़ी अच्छी जगह है, आप गाएंगे सिर्फ बंदर सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। रियाज का टाइम पूरा मैं जब कश्मीर में होता था, मैं ये करता था, रियाज के लिए ना दरिया के पास आता था। जब ऊंचे सुरों का रियाज करना होता था तो दरिया के पास ज़्यादातर। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे चिल सीन है। अब कोई कॉन्सर्ट जो होने वाला हो आजकल में? अभी मेरे 31 को होने वाला है कश्मीर में ही है। ज़बरदस्त। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट कॉन्सर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बहुत अच्छा लगा बात करके नाजरीन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे अगले मेहमान अगले मौजू के साथ। जुड़े रहिए पीटीवी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं इकबाल के अफकार से मुतालिक। हमेशा की तरह हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम इकबाल की फ़िक्र की बात करते हैं, फ़लसफ़े की बात करते हैं, उनके तस्वुरात की बात करते हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत हमें सब कॉन्टिनेंट में पहले थी, जब पाकिस्तान इंडिया और फिर साम्राज्य की हुक्मरानी थी, उस वक्त जितनी ज़रूरत थी आज उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हमने उन अफकार को शायद भुला दिया, हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। हमें जितने मैसेजेस मिलते हैं, जितने हमें उसूल ज़िंदगी गुजारने के मिलते हैं, क्योंकि इकबाल की तालीमात का माखिज़ कुरान करीम है और इकबाल की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत है वो हमें उनके अफकार में, उनकी शायरी में नज़र आती है, उसकी झलक। बिला ताख़ीर हम बात कर लेते हैं। माहिर इकबालियात हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर मोहम्मद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और आपका पूरा नाम भी डॉक्टर मोहम्मद कमर इकबाल है, तो इकबाल पे आपसे अच्छी बात कौन कर सकता है? माहिर इकबालियात, नाम भी इकबाल और काम में भी इकबाल की झलक। बज़्म फ़िक्र इकबाल, पहले तो इसके बारे में बता दें कि ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी बहुत शुक्रिया सलमा। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीटीवी न्यूज़ का कि आज इकबाल पे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया उन्होंने। तो बज़्म फ़िक्र इकबाल हमारी एक तंजीम है इकबाल की फ़िक्र को आम करने के लिए। 2018 में हमने इसकी बुनियाद रावलपिंडी में रखी थी और इसके तहत 15 रोज़ा लेक्चर्स होते थे जो मैं ख़ुद दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता दायरा इसका फैलता गया और बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल होते गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20 शहरों में
पाकिस्तान के 20 शहरों में इसकी शाखें कायम हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके, अच्छा, फेसबुक पेजेस हैं, नौजवान उसमें शामिल होते हैं, रहनुमाई लेते हैं। और हमारे मकासद में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे अहम ये है कि एम.ए. उर्दू, एम.फिल इकबालियात, PhD इकबालियात के जो तलबा तालबात हैं उन्हें हर किस्म की रहनुमाई फ़राहम करते हैं। दिन में कई मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग फ़ोन पर हमसे रहनुमाई लेते हैं और फिर 15 रोज़ा लेक्चर जो हैं वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और कॉस्ट देते हैं सर आप लेक्चर? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल हमारा दूसरा फ़िक्र इकबाल कोर्स चल रहा है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन उसकी क्लास होती है 8 बजे। हम अपने ग्रुप्स में उसका लिंक दे देते हैं, गूगल कोई में भी उसको ज्वाइन कर सकता है? जी कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई आज तक किसी से कोई एक पैसा भी डिमांड नहीं किया। और कितने लोग हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको बेसिकली रावलपिंडी में मैं इसका बानी सदर हूँ और अभी तक जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं। जैन नवीद हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कासिम हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और लाहौर में डॉक्टर अंजुम होते हैं, वो महमूद अली अंजुम, वो हमारे नायब सदर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मैं आपके तवज्जुह से बताऊं कि नौजवानों को चाहिए, आप जैसे नौजवानों को, बेटी हैं हमारी सलमा, इन्होंने इतने मुख्तसर से टाइम के अंदर चंद सेकंड में इतना जामे इकबाल का तारुफ करवाया, अभी इकबाल की फ़िक्र का, कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे नौजवानों को इकबाल की फ़िक्र के लिए आगे आना चाहिए, और जो इकबाल अपनी कौम के नौजवानों से चाहते थे उसमें, उसकी तरवीज व तफ़हीम में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिलाशुबा ऐसे ही है। तो सिंपल है बिल्कुल। बज़्म फ़िक्र इकबाल इंग्लिश में आप मिला के लिखेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल भी इससे आ सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बज़्म फ़िक्र इकबाल के तहत पहुंच सकता है। और अगर आप चाहेंगे तो बाद में मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप वो लोग ले सकते हैं और उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। बड़े फ़िक्र इकबाल कोर्स में ज़रूर शामिल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो सिर्फ मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के जी लिए? नहीं, फॉर एवरीवन, सब के लिए। अच्छा। एवरीवन, और पाकिस्तान से, इंडिया से और दूसरे ममालिक से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो लेक्चरर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है बल्कि इंडिया से भी शामिल हैं। अच्छा। बड़े बड़े माहिरीन इकबालियात जो हैं वो हर जुमेरात को क्लास लेते हैं, और 1.5 घंटे की तकरीबन ये क्लास होती है, और बड़ा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तेफादा कर रहे हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के अलावा दीगर कौन से ममालिक हैं जिसमें आपने रुझान बढ़ता हुआ देखा है इन रीसेंट टाइम्स, जो इकबाल को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी फ़िक्री सोच को समझ रहे हैं? जी बहुत से ममालिक हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारी ये सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे एक स्टेट का कौमी तराना जो है वो इकबाल का कलाम है। ताजिकिस्तान। इकबाल की एक नज़म है फ़ारसी की, वो उनका कौमी तराना है। और अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, ईरान में, बांग्लादेश में इकबाल के उर्दू कलाम के, फ़ारसी कलाम के तराजिम हो चुके हैं। बल्कि इससे बढ़ के इकबाल के जो खुतबात हैं बड़े अहम हैं, वो उसके बगैर इकबाल का फ़लसफ़ा नहीं समझ सकते। और सर हमारे रीजन में जैसे हम ईरान की बात करते हैं, दोनों ममालिक, पाकिस्तान ईरान का लाइफस्टाइल डिफरेंट, लोग मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ। मुसलमान होने के अलावा एक चीज़ जो हमें कनेक्ट करती है दैट इज़ इकबाल। इकबाल को जितना वहाँ पढ़ा और समझा जाता है शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा, एग्जैक्टली टर्की में भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। और किसी शहर का, ईरान के किसी शहर का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ किसी गली का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी लाइब्रेरी का नाम इकबाल के नाम पर ना हो। अच्छा। ईरान का कोई शहर ऐसा नहीं कि जिसके अंदर कोई गली, कोई सड़क, कोई रोड, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई लाइब्रेरी जो है वो इकबाल के कोई ना कोई ज़रूर आपको वहाँ पे मिलेगी। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इकबाल को इस कदर दुनिया के अंदर ऑन किया जा रहा है, उससे हमें ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमें भी ऑन करना चाहिए। करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, PhD बहुत हो रही हैं, MPhil बहुत हो रहे हैं, और किताबें बहुत लिखी जा रही हैं। लेकिन जो बचपन से आप शेर सुनते आए हैं इकबाल का, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अब ये याद तो सबको है लेकिन अमल करना भी चाहिए। इकबाल ने जो पैगाम दिया है
हमारा मकसद भी, बज़्म फ़िक्र इकबाल का मकसद भी यही है कि इकबाल ने जो कलाम दिया है, जो फ़िक्र दी है, जो सोच दी है, जो फ़लसफ़ा दिया है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि उस अमल पर किया जाए। अमल किया जाए, क्योंकि इकबाल यही चाहते थे। अमल के बगैर इस राह में मुकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, रुकने में, ठहरने में, सुकून में तो इकबाल कहते हैं मौत है। लिहाजा पाकिस्तानी नौजवानों को इकबाल की फ़िक्र समझकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। इस वतन ने नौजवानों को जो पाला पोसा है वो अपने लिए, अपनी आवाम के लिए पाला पोसा, बाहर जाके दूसरे मुल्कों के काम आने के लिए या उनके होटल्स में काम करने के लिए या उनकी गाड़ियां चलाने के लिए नहीं। तो ये इकबाल का पैगाम है कि अपने मुल्क के लिए काम करें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। मैं आज मौका मिला हुआ है तो आपके तवज्जुह से ये बात भी बताऊं कि ईरान ने इकबाल को इस कदर ऑन किया है कि वहाँ जो इस्लामी इनकलाब आया उसके रहनुमा जो हैं वो ये कहते थे, रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है कि अगर हम फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई ना लेते तो 1000 साला मुतलिकुल अनान बादशाह से पीछा नहीं छुड़वा सकते थे। ये सबसे बड़े उनके रहनुमा का कहना है। तो एक दूसरा मुल्क जहाँ के इकबाल हैं भी नहीं, वो रहनुमाई लेकर अपने मुल्क में इतना बड़ा इनकलाब ला सकते हैं, और इनकलाब को तब्दीली कहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जो इतने अरसे से हम ये कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं आती, सोच नहीं बदलती, लोग जो हैं वो आगे काम करने के लिए आते नहीं, तो इकबाल की फ़िक्र को ले लें, इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी यहाँ पे। क्या बात है, बहुत प्यारी बात। और सर, जब हम इकबाल की फ़िक्री सोच की बात करते हैं, तसव्वुरात की बात करते हैं, फ़िलासफ़ी, कलाम, हम ज़रा इस पर पिछले कई दिन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, खुदी, शाहीन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप कोई नई बात हमें बताएं, चूँकि ज़रा इतना माशाल्लाह आपने काम किया, इतना आपने पढ़ाया, पढ़ा रहे हैं आप, रहनुमाई फरमाते हैं आप, कोई नई सी बात इकबाल से जुड़ी आज हमसे शेयर करें। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, चीज़ तो पुरानी है, नाम पुराना है, लेकिन उसके मानी आज बहुत से लोगों को पता चलेंगे आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए। हम बचपन से तकरीबन तीसरी चौथी जमात से इकबाल पर मजमून लिखना शुरू कर देते हैं और उसमें उनकी किताबों के नाम लिखते हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ठीक है। ये सारी कौम को तकरीबन नाम याद हैं, लेकिन इनके मानी अक्सर को नहीं आते। तो आज इसमें हम प्रोग्राम में मुख्तसर से तौर पर देखते हैं कि इनके मानी क्या हैं, और उससे इकबाल की अजमत का और इकबाल की फ़िक्र का, इकबाल की सोच और इकबाल के कलाम का पता भी चलेगा कि वो क्या कुछ कर सकता है। बांगे दरा पहला मजमुआ उर्दू का 1924 में छपा था ये, ठीक है। तो बांग आवाज़ को कहते हैं, दरा वो घंटी होती है जो सोए हुए काफ़िले को जगाती है। काफ़िला जब सफ़र कर रहा होता है, रात को लोग रुक जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह सवेरे उसने फिर सफ़र करना होता है, तो मीरे कारवां के हुक्म से घंटी जो बजाई जाती है उसे दरा कहते हैं, और बांग उसकी आवाज़ को, बांगे दरा काफ़िले को जगाने वाली घंटी की आवाज़। वाह, क्या बात है। तो ये किताब बांगे दरा जो है, ये वो आवाज़ है जो सोए हुए काफ़िले को, सोए हुए लोगों को और गफलत में पड़ी हुई कौम को जगाने का काम करती है। क्या बात। और ये मैं आपको पूरे यकीन और पूरे दावे और बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि वाकई बांगे दरा अगर पढ़ के उस पर अमल कर लें तो सोई हुई कौम बेदार हो जाएगी, और फिर वो गिला दूर हो जाएगा कि हम खुदा न खास्ता, वैसे ऐसा है नहीं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं या तरक्की नहीं कर सके या दूसरे ममालिक के साथ नहीं चल सके। अगर ऐसा थोड़ा बहुत किसी सेक्टर में है अगर, तो बांगे दरा हमें बेदार करने वाली है। वो एक तरफ हमने रखी हुई है, जिन कौमों ने इस बात को समझा 20वीं सदी और इस 21वीं सदी में, उन्होंने फ़िक्र इकबाल को ले लिया और उसे पढ़ के कहाँ से कहाँ निकल गए। लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत इस अमर की है कि 5वीं जमात से बांगे दरा का नाम लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब भी समझें, सीखें और उस पर अमल पैरा हों। बाले जिब्रील, बाल जो है वो पर को कहते हैं, विंग, और जिब्रील एक फ़रिश्ता, बेशक फ़रिश्तों का सरदार भी उन्हें कहा जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया उनके हवाले से कि जिब्रील को हमने बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत दी है, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इतनी कुव्वतें दी हैं। मसलन जिब्रील के हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पलक झपकने में ज़मीन से आसमान पर, आसमान से ज़मीन पर
पहुंच सकते हैं। बाले जिब्रील, जिब्रील का पर, ठीक है। तो ये किताब है बाले जिब्रील। अगर कौम इस किताब को पढ़कर इसके अफकार पर अमल कर ले तो उसे जिब्रील के बालों पर मिल जाएंगे, और फिर वो काम इस कौम के नौजवान कर सकते हैं कि जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जिब्रील के बालों पर मिल जाएंगे। इकबाल खुद फरमाते हैं कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, ये अंगारा खाकी हमारे नौजवान जो हैं मिट्टी से बने हुए हैं सब, जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। बालों पर रूहुल अमी पैदा हो जाते हैं, फिर इसे वो सलाहियतें मिल जाती हैं कि कोई काम इसके आगे फिर मुश्किल नहीं रहता। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज, फिर सारे काम उसके हाथ से बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इकबाल जो कुछ अपनी इन किताबों में, अपनी फ़िक्र में, अपनी सोच में कहते हैं, हम उस पे अमल उसे समझा जाए और उससे अमल किया जाए। और आप देख लें कि मैं जो बातें कर रहा हूँ आपको मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं, इकबाल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई समझाने वाला या समझने वाला हो। सर मुश्किल जो लोग कंसिडर करते हैं उनके लिए एक हर्डल होती है, वो लैंग्वेज बैरियर होता है। बहुत से लोग हमारी यंग लॉट स्पेशली जो फारसी नहीं समझती, वो कहते हैं बेशतर कलाम चूंकि फारसी में हम उसको समझ नहीं पाते, तो वो लोग जिनको फारसी नहीं आती वो आगाज कहाँ से करें और इकबाल को समझना कैसे शुरू करें? उर्दू कलाम इतना है कि उसी को पढ़ें और उस पर ही अमल कर लें तो बहुत है। तो बहुत है। फ़ारसी भी मैं ये नहीं कहता कि पूरा इकबाल फ़ारसी पढ़ने से ही समझ में आता है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप फ़ारसी की तरफ नहीं है मुतवज्जे, बदकिस्मती से उसे हमने काफ़ी हद तक देश निकाला दे दिया, लेकिन बात यह है कि उर्दू कलाम इतना है कि वो काफ़ी है। वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। इस अभी फ़ारसी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये इकबाल सबक दे रहे हैं कि जवान कौम के लिए जवान वो मुफीद है जिसका शबाब यानी जवानी बेदाग हो, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल दुरुस्त हो, वो कौम के काम आएगा। तो सिर्फ इस एक शेर को ले लें, आप भी इसमें शामिल हो जाएं, मैं भी शामिल हूँ, तमाम असातिज़ा, तमाम वाइस चांसलर्स, तमाम प्रिंसिपल्स शामिल हो जाएं, माँ बाप शामिल हो जाएं कि जी वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, कि हमने अपने नौजवानों का शबाब बेदाग रखना है, उन्हें ऐसे तरीके बताने हैं कि उनकी जवानी जो है वो बिल्कुल पाकीज़ा गुज़रे। नौजवानों की जवानी जब पाकीज़ा होगी फिर वो मुल्क व कौम के भी काम आएंगे और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन जब कैरेक्टर ही ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता फिर तो कौम किसी सूरत में संभल नहीं सकती। तो मैंने एक शेर की मिसाल आपको सिर्फ दी है, बहुत खूबसूरत मिसाल सर, तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं, पिछले दिनों उससे किसी ने सवाल किया कि हम बिरोने मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे अंग्रेज़ी वगैरह या जिस मुल्क में भी रहते हैं जर्मन उन्हें आती है, आपकी बात समझ नहीं आती, क्या करें इसके लिए? तो उन्होंने कहा जी उर्दू सीखें। तो उर्दू सीखनी चाहिए थोड़ी बहुत ज़रूर। इकबाल का कलाम उस वक्त क्या वजह है कि सबको समझ आता था। 20-20 हज़ार का मजमा होता था लाहौर में, और वो अपनी नज़्म सुनाते थे, लोग धाड़े मार के रो रहे होते थे, और फिर उस पर अमल भी किया। कायद आज़म ने इकबाल की सोच पर कारवां को आगे बढ़ाया और आज़ाद वतन लेने में कामयाब भी हुए हम। तो आज भी जो हमारे मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं अगर इकबाल के कलाम को समझकर उस पर अमल पैरा भी हों। सर जैसे आज के दौर में हम इकबाल की रेलेवेंस की बात करते हैं, इकबाल के अफकार की ज़रूरत की बात करते हैं, हर महकमे में एक लफ्ज़ हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं, गुड गवर्नेंस चाहिए, हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए, हर महकमे में चाहिए, हर सूबे में चाहिए। इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है, अगर आप उस पर रोशनी डालें, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये हलाल और हराम की बात हो रही है, ठीक है, हलाल और हराम की बात हो रही है कि वो रिस्क जो आपके लिए हलाल नहीं है, जो आपके लिए जायज़ नहीं है, जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, उस रिस्क से अपने आप को बचा लें, क्योंकि इस रिस्क से आपकी परवाज़ में कोताही आएगी, आपकी परवाज़ कभी सही तौर पर सही समत में नहीं हो सकती। नंबर एक तो ये बात है।
हलाल और हराम की, ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बात है। दूसरी बात ये कि आपको अगर कोई आबो दाने से ख़रीद रहा है, आपको अगर कोई ख़रीद रहा है आपके मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, कौम के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, या अपने महकमे के, अपने इदारे के ख़िलाफ़ काम करने के लिए आपको कोई ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, तो आपके फ़राइज़ में तो कोताही आ गई ना। आपका अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने दीन से, अपनी कौम से, अपने महकमे से, अपने इदारे से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी क्लास से वफ़ादारी आपका फ़र्ज़ है। लेकिन कोई अगर आपको उससे हटा रहा है, कोई लालच में मुब्तला आपको कर रहा है और आप उसकी वजह से अपने फ़राइज़ में कोताही कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मौत है। और यही एक पैगाम है इकबाल का। वक्त बड़ा मुख्तसर था सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यही इकबाल का पैगाम है और यही कुरान का और उसवा हसना का पैगाम है कि इकबाल खुद फरमाते हैं कि अगर मैंने कुरान से हट कर कुछ कहा हो तो क़यामत वाले दिन मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा नसीब ना हो। और अहले दर जानते हैं कि ये बात इकबाल ने दिल पर कितना भारी पत्थर रख के कही हो। बेशक बेशक। तो इकबाल का यही पैगाम है जो मुख्तसर तौर पे मैंने आप बिल्कुल, बस अमल करने की बात है। बहुत शुक्रिया सर आज की इस नशिस्त के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, बात उतनी सी है, पढ़ना भी है, समझना भी है और फिर अमल भी करना है, तभी बढ़ पाएंगे आगे, तभी बढ़ पाएगा पाकिस्तान आगे। मिलेंगे कल, बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।